तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आज की वीडियो में, जो कि मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, पिछली क्लास में नहीं बता पाया था कि एक्चुअली होमोफोन्स होता क्या है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, कुछ स्टूडेंट्स को, कि सर होमोफोन्स क्या होता है। उसको समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, होमोफोन्स एक सिंपल सी चीज़ होती है, इसको आप ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सर होमोफोन्स असल में होता क्या है, तो हमने होमो को अलग कर लिया और फोन्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। ये भी आपके वर्ड्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। लेकिन इन वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, होमो को और फोन्स को जब आप अलग करते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब भाई, इसका मतलब होता है सेम। और फोन्स का मतलब होता है साउंड। क्या होता है मेरे भाई, साउंड। अब साउंड्स मतलब साउंड का प्लूरल साउंड्स हो जाएगा। अब ऐसे दो वर्ड जैसे जुड़वा भाई नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस तो होता है ना उनमें भी। ऐसे ही दो वर्ड आप लोगों को जुड़वा जैसे दिखेंगे कि यार ये एक जैसे दिख रहे हैं। और केवल होमोफोन्स उन वर्ड्स को बोला जाता है जिनका साउंड सेम होता है, लगभग लगभग सेम होता है, पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो बना रखा है, अच्छे से इससे समझ में आ जाएगा। होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। सेम साउंड वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है। अच्छा, होमोफोन्स के साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका साउंड सेम नहीं होता, बट और बल्कि उनके साथ साथ उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लगभग लगभग, मतलब वो देखने में भी एक जैसे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके होमोफोन्स में ही आते हैं। तो मैं आज की इस क्लास में बहुत सारे होमोफोन्स आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा जो एक जैसे दिखते हैं, बट उनमें डिफरेंस बड़ा होता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट डिफरेंस होता है, कभी कभी तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। उस समझदारी का आप लोगों को अच्छे से फायदा उठाना है। याद रखना, ये चीजें आपको हर जगह हर तरह से ऐसे ही यूजुअली नहीं मिलती है ना, तो इनकी वैल्यू करना। जैसे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एडवाइस और एडवाइस का। ठीक है, ये एडवाइस है और ये एडवाइस है। एडवाइस एडवाइस थोड़ा सा फर्क है। और अगर आप देखोगे तो हल्का सा तो साउंड में फर्क है और हल्का सा ही आपका जो है इसकी स्पेलिंग में फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि असल में इस एडवाइस का मतलब क्या होता है। इसका जो मर्जी आती है वो लगा के आ जाते हैं, वो कहते हैं दोनों में से दोनों ही सही होते हैं। भाई गूगल तो दोनों ही सही बताएगा, नहीं डिक्शनरी तो दोनों ही सही बताएगा, बट आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवाइस वर्ड की। तो ये जो एडवाइस वर्ड होता है ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कैसे यूज होगा, नाउन की तरह। और जिसमें एस लगा होता है ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है मेरे भाई, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। कहने का मतलब नाउन है तो किसी चीज का नाम होगा, और वर्ब है तो क्या होगा मेरे भाई, ये एक एक्शन होगा। और आप तो जानते हैं कि भैया एडवाइस क्या होती है, एक्टिव कर दिया है मैंने, एक्शन होगा। ठीक है, ये आपका एक एक्शन होगा। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे अगर आप एडवाइस को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सलाह। हिंदी में क्या मतलब होता है मेरे प्यारे, इसका मतलब होता है सलाह। और एडवाइस यानी कि ये एक एक्शन है तो इसका मतलब हो जाता है सलाह देना। क्या मतलब होता है इसका, सलाह देना। ये क्लास आप लोगों को बोरिंग नहीं बनने दूंगा। ठीक है, ये क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी। आज की इस क्लास में बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला। टेंशन मत लेना, एक एक चीज आप प्यार से समझना। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आखिरी तक देखो क्या होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, यानी कि ये एक एक्शन है और ये सिर्फ एक नाम है। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चरली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और हो सका तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर जो एडवाइस लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर जो एडवाइस लिखा हुआ है इसको हमने नाउन की तरह यूज किया, जिसका मतलब हो सकता है एक ओपिनियन, मतलब कहने का एक सलाह। ठीक है, ऑफर्ड बाय समवन एल्स रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक सिचुएशन। पर्टिकुलर एक सिचुएशन के बारे में किसी को आपने एक ओपिनियन दिया कि भाई तुम्हें ऐसे 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 करना चाहिए, तो ये क्या हो गई, ये आपकी एडवाइस हो गई। ठीक है, और ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, देखो जरा चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी गेव मी सम ग्रेट एडवाइस। सी गेव मी, उसने मुझे कुछ ग्रेट एडवाइस दी। और याद रखना ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो गलती से भी आप एडवाइस का सलाह के सेंस में कभी भी प्लूरल मत बना देना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इतना ध्यान रखोगे। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है आई नीड सम एडवाइस ऑन व्हाट टू बाय।
मुझे कुछ एडवाइस दीजिए ना यार, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए। तो ये कह रहा है कि मुझे कुछ एडवाइस की ज़रूरत है जिससे मैं कुछ खरीद सकूं, मतलब मुझे कुछ खरीदने के लिए एडवाइस की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी सम एडवाइस, क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हैं? तो आपको पता चल रहा है सम के बाद में भैया ये आपका नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम एडवाइस को यूज़ करते हैं तो यहां पर इसको वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया आई और ये हो गई आपकी वर्ब, आई एडवाइज्ड हर, आई एडवाइज्ड हर, मैंने उसको सलाह दी टू स्टडी, पढ़ने के लिए, फॉर हर एग्जाम, उसके एग्जाम के लिए। अब इसमें सर गलती कैसे पूछी जाती है या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्रॉब्लम कहां जनरेट होती है, वो क्या करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कर देता है, यहां पर वर्ब की जगह नाउन में ईडी लगा देगा। ऐसे करके क्या कर देगा, नाउन में ईडी लगा देगा, आई एडवाइज्ड हर, ऐसे करके। यही आपको पकड़ लेना है कि भाई नाउन में कभी ईडी कैसे लग सकता है, वर्ब में ईडी लगना चाहिए। तो यहां पर सी नहीं होगा, यहां पर एस होगा, याद रखना। कभी कभी यहां पर एडवाइस लिख देगा ये वाला, तो आपको ये गलत कर देना है। ऐसे करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। माय डॉक्टर एडवाइज्ड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझको एडवाइस दी, ठीक है। टू टेक केयर, ऐसे करके, टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, मतलब दवाइयों को रेगुलर लेने के लिए मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी। क्लियर है। द लॉयर एडवाइज्ड हर ऑफ हर राइट्स, मतलब जो लॉयर है उसने उसको एडवाइस दी उसके राइट्स के लिए, बात खत्म। तो कहने का मतलब उम्मीद है कि अब आज के बाद आप लोगों को एडवाइस और एडवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं। बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है हमारा 15 इंग्लिश फाउंडेशन 15। ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश के लिए, इसमें वोकैब भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, ग्रामर भी होती है, क्लास नोट्स, प्रिंटेबल पीडीएफ सब कुछ मिलता है, डाउट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है एक ही जगह पर, ठीक है। तो ये आप अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं सीजीएल के लिए 2024 के लिए, तो आप अपने दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, होनी चाहिए मेरे भाई, जिसको भी अगर होती थी और जिसको नहीं होती थी, जिसको पहले से पता है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा सलाह और ये होता है सलाह देना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, सेम डिटो। ऐसे ही एक और आप लोगों का वर्ड होता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक है प्रैक्टिस और एक है मेरे प्यारे प्रैक्टिस। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे। ऐसे एक वर्ड होता है लाइसेंस, ऐसे एक वर्ड होता है लाइसेंस, समझते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस है ना, एडवाइस एडवाइस, अफेक्ट इफेक्ट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना। अभी धीरे धीरे सब बताऊंगा, धीरे धीरे टेंशन मत लो, एक एक वर्ड एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो प्रैक्टिस लिखा हुआ है इसमें सी है और इसमें एस है। ऐसे इसमें देखो सी है, इसमें एस है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, सॉरी ये वर्ब है, ये नाउन है। तो प्रैक्टिस का मतलब तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, अभ्यास होता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास होता है। और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। क्या करना, अभ्यास करना, समझ गए। ऐसे ही लाइसेंस का मतलब क्या होता है पता है, लाइसेंस का मतलब होता है अनुमति। क्या मतलब होता है, अनुमति। और लाइसेंस का मतलब होता है अनुमति देना। क्या देना, किसी को आज्ञा, किसी को अनुमति देना, किसी को अलाउ करना, टू अलाउ। और ये होता है अलाउंस, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को। अभी यहाँ पर मैंने प्रॉपरली लाइसेंस का फोटो वोटो नहीं लगाया, लेकिन प्रैक्टिस का मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, जिससे वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ओरली भी अगर आप लोग समझ सकते हो वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने जो आपको जो अभी अभी समझाया, सी वाला और एस वाला जो पार्ट है ये आपका नाउन होता है और ये आपकी वर्ब जो कि नीचे लिखे हुए हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और समझनी होगी। देखो नाउन को तो एक हैबिट कहते हैं। अब किस चीज़ की हैबिट होती है, या तो कोई हैबिट हो सकती है, या एक ट्रेडिशन हो सकता है, या एक ट्रेनिंग हो सकती है। किस चीज़ की ट्रेनिंग, किस चीज़ की हैबिट, किस चीज़ का ट्रेडिशन, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का, है ना, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल को इम्प्रूव करने का। जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति अपनी
टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस कर रहा है, ये व्यक्ति अपनी स्टूडेंट लाइफ को प्रैक्टिस कर रहा है, ये व्यक्ति अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये एक हैबिट है। अगर हैबिट की बात करेंगे, उसकी क्वालिटी की बात करेंगे, तो आप उसके एक्शन की बात करोगे। एक्शन की, एक्शन मतलब करने की नहीं, उसके एक्शन की मतलब वो अपने एक्शन को प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको कहते हैं प्रैक्टिस, यानी कि एज अ नाउन। जहां पर लिखा हुआ है इट्स कॉमन प्रैक्टिस, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, तो ये नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। अगर यहीं पर आप इसको वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो ये एस वाला यूज करना पड़ेगा। सी प्रैक्टिसेस मतलब वो प्रैक्टिस करती है हर रिलीजन, अपने रिलीजन को, अपने धर्म को वो प्रैक्टिस करती है, उसका अभ्यास करती है। तो यहां सब्जेक्ट के साथ जब कोई वर्ब लगी होती है तो भाई साहब वो वर्ब होगी, है ना। सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है कोई वर्ड तो वर्ब होगी, और यहां पर वर्ब की जगह एस वाला वर्ड आना चाहिए, यहां पर वो क्या कर देगा, सी वाला वर्ड लगा देगा। गलती आप लोग पहचान लोगे तुरंत, समझ में आ गई बात है। तो इट्स कॉमन प्रैक्टिस ये नाउन है, और सी प्रैक्टिसेस ये क्या है, वर्ब है। ऐसे ही आई अप्लाइड फॉर द जॉब एट द न्यू डेंटल प्रैक्टिस, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है न्यू डेंटल प्रैक्टिस के लिए, डेंटल प्रैक्टिस के लिए, तो नाउन हो गया। यहां पर लिखा हुआ है ही प्रैक्टिस्ड एज अ डॉक्टर, उसने एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस की है ना, फॉर 9 ईयर्स, 9 साल तक। समझ गए मेरी बात। आई नीड टू प्रैक्टिस माई इंग्लिश, मुझे अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहां पर भी प्रैक्टिस को क्या है, वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ऐसी लाइसेंस होता है, ठीक है, लाइसेंस होता है, प्रैक्टिस होता है, और आपका एडवाइस होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जहां पर भी सी और एस का फर्क होता है, नाउन और वर्ब का फर्क होता है। मैंने हिंदी मीनिंग भी आप लोगों को लिखा दिया है। इसका मतलब होता है अभ्यास, और इसका मतलब होता है अभ्यास करना। क्लियर है? होप सो कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक वर्ड होता है एल्यूजन। क्या होता है? एल्यूजन, यानी कि ए है यहां पर, ठीक है। ए के साथ में LLUSION, यहां पर आई के साथ में LLUSION, ये दो वर्ड है। इन दोनों में आपको फर्क पता करना है कि असल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। चलिए ट्राई करते हैं। मैंने कहा एल्यूजन तो ये होता है, इसको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ये इल्यूजन जो है, आप इसका मीनिंग बताओ। मैंने कहा आप एक बात बताना, सभी लोग बताना, क्या आपको यहां पर ये जो चीज दिखाई दे रही है, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होते दिख रहा है? मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होते हुए दिख रहा है आपको? ये ब्लैक डार्कनेस इसकी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है? यस और नो में जवाब दो, ठीक है। सोचो जरा, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ना? इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा नहीं आ रहा, मतलब इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल हो रहा है। ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा हमको लग रहा है कि ऐसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये तो GIF भी नहीं है, ये कांस्टेंट एक पिक्चर है, बट इसमें मूवमेंट हो रहा है। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा इल्यूजन है कि इसमें चेंज हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। देखो, अगर आप इसकी तरफ कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर के लिए देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अंधकार है, जो अंधियारा सा जो है, डार्कनेस जैसे करके फैल रहा है, चारों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये इल्यूजन है, ये आपका इल्यूजन है, ऐसा है ही नहीं है। वो जैसा है वैसा ही है, ये कांस्टेंट है, ये पिक्चर है, ये हिल नहीं रही। GIF भी नहीं है कि ये मूव कर रही हो, नहीं, ये पिक्चर है, कांस्टेंट पिक्चर है, ये जैसा है वैसा ही है, बट ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब कोई चीज झूठी प्रतीत होती है, जो सच नहीं होता है, वो हमें लगता है, उसी को इल्यूजन कहा जाता है। आई वाला इल्यूजन होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डिसेप्शन, सॉरी, हिंदी में बोलते हैं भ्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं डिसेप्शन, यानी कि धोखा, झूठ, फालसी। समझ गए? अब आते हैं एल्यूजन वर्ड पर, ठीक है। ये एल्यूजन क्या होता है? ये होता है किसी भी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस। सर ये क्या होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस? मैंने इसीलिए आगे लिख रखा है, जब हम किसी भी चीज के बारे में संकेत करके बताते हैं। यहां पर लिखा नहीं है कि तुम इधर जाओ, बट यहां पर आपको बताया जा रहा है कि तुम इधर जाओ, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। एल्यूजन यू कैन से कि किसी भी चीज के बारे में जब आप इनडायरेक्टली रेफर करते हो, किसी भी चीज के बारे में जब इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हो, उसी को संकेत बोल सकते हैं हिंदी में। आप इसके लिए यहां पर साइन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिग्नल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नल भी होता है, सिग्नल, साइन, संकेत, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होता है एल्यूजन। और इल्यूजन होता है आपका भ्रम, जैसा आपको फील हो रहा है वैसा नहीं है, ये सच नहीं है। जब भी कोई चीज झूठ लगती है, अगर कोई चीज झूठ होती है, ठीक है, अगर आप लोगों को सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो भाई साहब कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों को, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। और ये रिकॉर्डेड क्लास मुझे इसीलिए देनी पड़ती है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं,
क्योंकि लाइव क्लास में फिर ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं भटक जाता हूँ, लेकिन जब कभी मुझे इफेक्टिव क्लास देनी होती है तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको फोकस्ड होकर पढ़ाऊं, और फोकस्ड होकर रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाया जाता है अच्छे से, ठीक है। हालांकि लाइव में भी पढ़ाया जाता है, बट लाइव में आप लोगों का इंटरेक्शन भी होता है ना। तो बढ़िया सी क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई। चलो आगे चलते हैं। ये कॉमन वर्ड आप लोगों को कभी कभी दिख जाते हैं, यार ये बॉट लिखा हुआ है या ब्रॉट लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। जो भी लिखा है इसका मीनिंग क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो कभी कभी हम लोग बॉट में और ब्रॉट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें है कुछ नहीं, यहाँ पर बस एक आर एक्स्ट्रा लगा दी, बाकी सब कुछ सेम है। तो भाई साहब सब कुछ सेम होने से नहीं होता है, थोड़ा तो डिफरेंस है ना, उसमें आर का डिफरेंस तो है ही है ना। तो इस आर की वजह से ही इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये जो ब्रॉट है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो सकती है, और ये जो बॉट है ये बाय की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो सकती है। समझ गए? तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं, बॉट और ब्रॉट। देखो जब भी आप कभी मार्केट जाते हो या कभी भी मॉल में जाते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो कुछ भी बाय करते हो ना, बाय, बी यू बाय, समझ गए, बी यू बाय। तो ये जो बाय होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कुछ भी खरीदना। क्या मतलब होता है मेरे भाई? कुछ भी खरीदना। और जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बना लेते हो, है ना, टू बाय, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। अगर आप इसकी सेकंड फॉर्म बना देते हो या थर्ड फॉर्म बना देते हो बाय की, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? खरीदना, तो वही हो जाता है बॉट। और जब आप किसी के लिए कुछ लेकर के आते हो, कुछ भी लेकर आना, लाना, यहां पर लिख लेना लाना, ठीक है, या फिर लेकर आना, लेकर आना। मैंने कहा अगर तुम घर से आ रहे हो तो मेरे लिए 1 किलो मिठाई ले आना, है ना। तो यू शुड ब्रिंग 1 kg स्वीट, ऐसे करके मैंने बोल दिया। तो वहां आप लोग क्या लिखोगे? सर आई ब्रॉट ऑलरेडी, मैं पहले से ही लेकर के आया हूं, आई हैव ब्रॉट ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे करके आप बोलोगे। तो यहां पर जो ब्रॉट है वो क्या है? ये आपका ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लेकर आना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लेकर आना। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ब्रॉट जो होता है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, और बॉट जो होता है वो बाय की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे अगर आप किसी के लिए कुछ लेकर के आए हैं, गिफ्ट लेकर के आए, या आप कुछ खरीद रहे हैं, देखो खरीदने का ये साइन होता है, ठीक है। जब भी आप लोग शॉपिंग करते हैं अमेजोन वगैरह से, तो वहां पर ये साइन बना होता है आपका कार्ट का, कि ऐड टू कार्ट, मतलब इसमें डालो क्या क्या खरीदना है। तो ऐसे करके होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा से ही विजुअलाइज करके चलता हूँ चीज़ों में, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अनक्लियरिटी नहीं रहेगी। तो चाहता हूँ कि क्लियरिटी बनी रहे और आप लोग बढ़िया से सीखते रहें, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, कैच और होल्ड दोनों का हिंदी में मतलब होता है पकड़ना। क्या मतलब होता है? दोनों का हिंदी में मतलब होता है पकड़ना। पकड़ना इसका मतलब भी होता है, पकड़ना इसका मतलब भी होता है, बट दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, हल्का भी नहीं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है सर? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे मैंने कहा चलो बॉल आ रही है, इसको कैच करोगे या इसको होल्ड करोगे, है ना। मैंने कहा भाई ये पेन पकड़ के रखो, इसको होल्ड करोगे या कैच करोगे, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से पकड़ा रहे हो, या कोई किसी चीज को किस तरह से पकड़ रहा है, ठीक है। दोनों का सेंस अलग अलग होता है। अगर आप कैच वर्ड इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ना, लेकिन वो चीज मूवमेंट के साथ होनी चाहिए, मोशन के साथ होनी चाहिए, वो चीज गतिशील होनी चाहिए। किसी भी गतिशील चीज को पकड़ना, गतिशील को पकड़ना, तब तो आपको लगाना है कैच। और अगर कोई चीज स्टेटिव है या एकदम स्थिर है, एक जगह पर है, बस किसी ने बोल दिया कि इसको पकड़ के रखो, मैंने कहा इसको पकड़ के रखो, तो उस चीज को पकड़े रखना, पहले से ही वो स्टेटिव है, उसको पकड़ के रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं थामना। इसको हिंदी में बोलते हैं थामे रखना या थामना। किसी भी चीज को थामे रखना या थामना, मतलब जैसा है वैसा ही रखना, तब आप होल्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपका फोन चल रहा है तो आपने उसको होल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग पिक्चर के थ्रू रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक बच्चा कैच ले रहा है, तो कैच लेगा तो इसके पास जो बॉल आ रही है मेरे भाई, ये जो बॉल आ रही है ये मूवमेंट के साथ आ रही है, देखो मोशन के साथ आ रही है, ऐसे करके आ रही है और ये पकड़ रहा है। तो इस चीज को, ये मोशन के साथ अगर कोई चीज है इसको पकड़ रहा है, तो आप यहाँ पर कैच वर्ड का इस्तेमाल करोगे, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग। किसी भी चीज को होल्ड करना, किसी भी चीज को पकड़ना, कब? जब वो चीज मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, होल्ड का मतलब होता है तुम मेरा हाथ थामे रखना, जीवन भर मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, निभाऊंगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप किसी का हाथ
थाम लेते हो, मतलब हाथ में हाथ तो आ गया, बस अब क्या करना है, थामना है, थामे रखना। हाथ तो आ जाता है भैया, शुरुआत में हाथ तो आपके हाथ में आ जाएगा, बट उसको हमेशा हमेशा के लिए थामे रखना ये बड़ा टास्क होता है, ये थोड़ा छोटा मोटा टास्क नहीं होता है। तो होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पकड़े रखना, थामे रखना, एक जगह पर रखे रखना। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज स्टेटिक, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो स्थिति उसकी एकदम स्थिर है, एकदम शांत है, एकदम मोशनलेस है, तब आप उस चीज़ को पकड़े रखते हो। हालांकि इसमें हाथ का ही फोटो नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये हो जाता है आपका होल्ड। होप सो कि आपको होल्ड और कैच आज के बाद क्लियर हो जाएगा। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो सीखता रहे और रिवाइज कर ले, जिसको नहीं आता है वो समझ ले, सीख ले आगे के लिए, ठीक है। ये बच्चा मेरा फेवरेट सा लगा मुझे, बहुत ही मासूम सा, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड यही लग रहा मुझे, इसीलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये हर पिक्चर में मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि इसको कुछ आता नहीं है, बट इसकी अगर आंखों की तरफ देखा जाए ना, तो ऐसे लग रहा है कि ये एक्साइटेड बड़ा है। इस बच्चे की आंखों में अगर देखोगे ना, आंखों में आंखें डाल के, तो ऐसा लगेगा इसको भले ही कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, बट ये एक्साइटेड बड़ा है। और जब भी कोई इंसान एक्साइटेड होता है तो यार वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। एक्साइटेड बंदे से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। जो व्यक्ति एक्साइटेड होता है कुछ भी सीखने के लिए तैयार है, ये चाहता है मुझे बस पढ़ा दो कोई, है ना। चलो आगे चलते हैं अमेंड और इमेंड की तरफ। शायद कुछ लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुने हो, हालांकि ये किसी न किसी चीज़ के लिए दोनों का लगभग लगभग मीनिंग सेम सा होता है, और एक ही जैसी सेंस में ही इनको यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, अमेंड और इमेंड को। बट अब हम जानेंगे थोड़ा डीप में जाके, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि दोनों का एक जैसा मीनिंग होता है, नहीं, दोनों को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अमेंड का मतलब होता है जैसे अगर आपने कोई गलती कर दी, जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम एक गलती कर दी, तो गलती को सुधारने के लिए, अब उसको गलती को ठीक करना है आपको, तो आप अमेंड या इमेंड दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट दोनों का थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आप अमेंड यूज कर रहे हैं या फिर इमेंड यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, ठीक है, क्या करना, सुधारना, यानी कि ठीक करना, इंप्रूव करना। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है और ऐसे करके वो टेढ़ी हो गई, तो आपने क्या किया, इसको ठोक पीट के सही कर दिया, ऐसे करके लेवल में लेकर के आ गए और ये सही हो गई, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। मेक अ चेंज, किसी भी चीज में एक बदलाव लाना, ठीक है, और उस बदलाव को आप इम्प्रूवमेंट कहोगे कि मैंने इस चीज़ का जो है, इस चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, मैंने इसको इम्प्रूव किया है। तो अमेंड जो है ये आपकी वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं, जिसका मतलब होता है टू इम्प्रूव, किसी भी चीज़ को सुधारना, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई है कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको सुधारना। यहाँ पर आप लिखोगे टू इम्प्रूव अ मिस्टेक, किसी भी एक गलती को सुधारना, ठीक है, क्लियर है। और इमेंड जो होता है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, बस थोड़ा सा फर्क है ना। इमेंड जो होता है वो होता है टू रिमूव द मिस्टेक्स। जैसे मान लो किसी चीज़ में गलती हो गई, जैसे मान लो आप ये काम कर रहे हैं, अचानक से ये गलती हो गई, ठीक है, सब कुछ सही जा रहा था, बस ये गलती हो गई, तो आप इसको सही नहीं कर रहे हो, आप इसको कैंची से काट दे रहे हो, हटा दे रहे हो, यहाँ से खत्म ही कर दे रहे हो। जैसे आपकी कंपनी में 15 लोग हैं और एक व्यक्ति ने कोई कमी कर दी, कोई गलती कर दी, तो आप उस व्यक्ति को या तो सुधार दो, वार्निंग देके कि भाई आगे से ऐसा मत करना, तो आपने उसको सुधार दिया, आपने उसको अमेंड कर दिया, या फिर आपने उसको वहां से फायर कर दिया कि भाई तुम कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को वहां से हटाई दिया। तो जो भी गलतियां होती हैं, जैसे आपने किसी चीज में गलती ढूंढ ली, तो या तो उस गलती को सुधार लो या उस गलती को वहां से हटाई दो, जो गलत हुई है हटा दो इसको। जैसे मान लो टायर पंक्चर हो गया, तो या तो टायर में पंचर लगा लो या टायर ही हटा दो, तो समझ रहे हो। तो इमेंड का मतलब होता है उस गलती को हटा देना, टू रिमूव द मिस्टेक्स। मतलब मान लो ये कोई गलती है, ये कोई सब कुछ सही चल रहा है, बस ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, उन्होंने इसको हटाई दिया। होता नहीं होता है ऐसे, कभी कभी बाल हो जाते हैं ऐसे, कहीं पर ऐसे फेस पे कोई बड़ा सा बाल आ गया तो हम उसको हटा देते हैं ऐसे करके, तो ये एक ऐसी चीज है जो अनयूजुअल सी लग रही है, तो उसको हटा दिया। तो उम्मीद है कि आपको अमेंड और इमेंड एक बार क्लियर हो जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं। अमेंड का मतलब होता है किसी भी खराब चीज को सही करना, किसी भी मिस्टेक को सही करना, किसी भी गलती को सही करना, चेंज करना। मेक अ चेंज मतलब किसी चीज में बदलाव लाना, और वो भी इंप्रूवमेंट के साथ, तो आप उसको कहेंगे अमेंड। और उसमें से जो भी गलती है उसको हटा देना, गलतियों को ही हटा देना, वो होता है इमेंड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बड़े दो कन्फ्यूजिव जो है वर्ड्स होते हैं, एक होता है एक्सेस और एक होता है एक्सेस। साउंड दोनों का सेम है, साउंड दोनों का सेम है। अब एक्सेस और एक्सेस में क्या फर्क होता है, देखो ये जो एक्सेस होता है, ये दो तरह के एक्सेस होते हैं। एक तो मैं आपको एक्सेस दे दूं किसी काम का, वो एक्सेस होता है। एक होता है कि चलो
एक मेरी जो एक्सेस है यहाँ तक है, मेरी जो रेंज है वो यहाँ तक है, मेरी जो पहुँच है, मेरी जो अप्रोच है वो यहाँ तक है। मतलब मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ये मेरी एक्सेस कहाँ तक है, ठीक है। आपकी रीच कहाँ तक है, रीच हो सकती है, रेंज हो सकती है, अप्रोच हो सकती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस कहते हैं, ठीक है। अप्रोच आप इसको हिंदी में लिख लेना पहुँच। क्या लिखोगे मेरे भाई, पहुँच लिखोगे कि मेरी पहुँच, मेरी रेंज, मेरी अप्रोच यहाँ तक है। क्लियर है। और यहां पर जो एक्सेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुतायत या फिर अधिकता लिख लेना। क्या लिखोगे, अधिकता यानी कि बहुतायत, ठीक है, अधिकता। मोर देन ड्यू, जैसे मैंने कहा कि मुझे वैसे 500 रुपए की जरूरत है, बस मुझे 500 डेली मिल जाया करें, मैं अपना खर्चा पानी चला सकता हूं। बट अगर मुझे मिल रहे हैं 2 लाख रुपए डेली के, तो मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है भाई, ऐसा होता है ना लोगों के पास। मोर देन ड्यू, जितने की जरूरत है उससे हद से ज्यादा, एक्सेस मात्रा में, बोलते हैं एक्सेसिव, एक्सेसिव, एक्सट्रीम, सुपरफ्लुअस, है ना, सफिशिएंट, अबंडेंट, सुना होगा आप लोगों ने सारे के सारे वर्ड्स। तो एक्सेस का मतलब होता है मोर देन ड्यू, अधिकता, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता जो होती है, और एक्सेस होता है पहुंच, ठीक है। अच्छा, अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक्सेस का मतलब हो गया अप्रोच, और इसका मैंने एक यहां पर सेंटेंस शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, दिखाई तो दे रहा है, आई हैव नो एक्सेस टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब जाकर के यार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिला, अरे यार मेरी इतनी रेंज कहाँ है, मेरी इतनी अप्रोच कहाँ है कि मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँ। नॉर्मल लोगों के लिए भाई बात हो रही है। तो आई हैव नो एक्सेस मतलब मेरी पहुंच नहीं है वहां तक, मुझे इतना एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस भी बोल सकते हैं, पहुंच भी बोल सकते हैं, दोनों सेंस में आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्सेस होता है मोर देन ड्यू। तो मैंने लिख दिया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब हर चीज की जो अति होती है, हर चीज की जो अति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे मैंने कहा, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी खतरनाक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है वो भी खतरनाक है, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो भी खतरनाक है। समझ गए मेरी बात? हाँ, बहुत अच्छे, चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, अगला वर्ड देखोगे यहां पर है, एक है एक्सेप्ट, एक है एक्सपेक्ट और एक है एक्सेप्ट। पहले तो ये मैंने अलग क्यों कर दिया है, क्योंकि साउंड इन दोनों का एक जैसा मिल रहा है। ये दोनों होमोफोन्स हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों होमोफोन्स हैं, और ये इन्हीं के जैसा एक और एक्स्ट्रा आदमी है, इसीलिए मैंने इसको अलग लिख रखा है थोड़ा सा ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट है और ये एक्सेप्ट है, दोनों में क्या फर्क है जरा चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक्सपेक्ट तो नॉर्मल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, आप लोगों को पता है, हालांकि सारे ही कॉमन वर्ड है, नया कुछ नहीं है, बट इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों को समझ लो। सबसे पहले हम एक्सेप्ट को और एक्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो ये तो क्लियर है, ये सबको पता है। एक्सपेक्ट, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं थी, या मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, समझ रहे हो, आई डोंट एक्सपेक्ट, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। क्या करना, किसी से जब हम उम्मीद कर बैठते हैं तो इसका मतलब हो जाता है उम्मीद करना। बात समझ में आ गई सभी को? एक्सपेक्ट। अच्छा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या फर्क होता है? टू रिसीव अ थिंग, किसी भी चीज को जब आप रिसीव करते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई गिफ्ट आया या कोई पार्सल आया या कुछ भी आया, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके साथ साथ जो एक्सेप्ट है इसको क्या कर दिया भैया, इसको मना कर दिया। कहने का मतलब मैंने एक पार्टी रखी और पार्टी में 25 लोगों को बुलाया सिवाय आपको छोड़कर, तो आप तो हो गए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और 25 लोग हो गए एक्सेप्ट। वैसे इसको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करोगे ना तो समझ में जल्दी आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट कहते हैं, इसको एक्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पढ़ोगे कि भैया मैंने 25 लोगों को तो एक्सेप्ट कर लिया और एक व्यक्ति को एक्सेप्ट कर दिया, तो जिसको हमने एक्सेप्ट कर दिया इसका हिंदी में मतलब लिख लेना सिवाय। इसका मतलब हो जाएगा या तो सिवाय लिख लेना या के अलावा लिख लेना, हिंदी में के अलावा, या फिर लिख लेना एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ करके, सिवाय आपको छोड़ करके सारे के सारे। और इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग, इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग। मैंने इन लोगों को इंक्लूड कर लिया, आपको एक्सक्लूड कर दिया। दीज आर इंक्लूडिंग, यू आर एक्सक्लूडिंग। क्लियर है? तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। क्लियर है? और एक्सपेक्ट तो आप जानते हैं उम्मीद करना होता है, किसी को उम्मीद कर लेना। क्लियर है सभी को भाई? बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट।
एक और फॉर्मेट देखेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एडवाइस और एडवाइस सिखाया था, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सिखाया, जैसे मैंने आपको लाइसेंस और लाइसेंस सिखाया, सेम ऐसे ही अफेक्ट और इफेक्ट। और इसको आप मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टेक करना, क्योंकि इसके इतने सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रात को जो 10 बजे क्लास चलती है ना, रात को 10 बजे, उसमें मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए पिछली 3 क्लासेस में। 3 क्लासेस तो बैक टू बैक अफेक्ट और इफेक्ट के कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जरा चेक कर लेते हैं असल में इनकी गलती कैसे पूछी जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में बढ़िया से। सेम प्रॉब्लम है, जो अफेक्ट होता है ये आपकी वर्ब होती है, और जो इफेक्ट होता है ये आपका नाउन होता है जनरली। लेकिन इसका एक और पॉइंट होता है, आप इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी नाउन की तरह सीखो, वर्ब की तरह भी सीखेंगे अभी इसी फॉर्मेट में। बट इन दोनों में पहले डिफरेंस करने के लिए आपको इसको वर्ब बनाना पड़ेगा और इसको नाउन। फिर इसका एक्सेप्शनल पॉइंट होता है कि इसको कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज कर लिया जाता है। अगर आप अफेक्ट को वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज पर प्रभाव डालना। क्या करना भैया? प्रभाव डालना। और इसका मतलब, इफेक्ट का मतलब, अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है केवल प्रभाव। जैसे अभ्यास और अभ्यास करना था, ऐसे ही प्रभाव और प्रभाव डालना। प्रभाव भी बोल सकते हैं, परिणाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको परिणाम भी बोल सकते हैं। और अगर आप इफेक्ट को वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसका हिंदी में एक और मतलब होता है किसी भी चीज को लागू करना। क्या करना मेरे भैया? किसी भी चीज को लागू करना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। समझ गए मेरी बातों को? तो अगर इफेक्ट को आप नाउन की तरह यूज करेंगे तो प्रभाव, वर्ब की तरह यूज करेंगे तो लागू करना, और अफेक्ट को आप यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब की तरह, जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली मतलब पिक्चर के थ्रू समझो। देखो, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, सब कुछ है। जैसे मैंने अफेक्ट लिखा, अफेक्ट होता है आपका वर्ब, और इसका मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग और समवन, किसी भी चीज को चेंज कर देना। जैसे मैंने कोई एक ऐसा अफेक्ट किया आपको कि आप बदल गए। कोई चीज किसी चीज को बदल देती है। टू चेंज मतलब किसी भी चीज को बदल देना। जैसे मैंने कहा, हाउ डज स्मोकिंग, कैसे स्मोकिंग अफेक्ट करती है योर लंग्स, आपके लंग्स पर। तो भैया ये जो अफेक्ट है, अफेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डज के साथ जुड़ी हुई है। हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट योर लंग्स, किस तरह से स्मोकिंग आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। द फ्लड अफेक्टेड द क्रॉप्स, जो फ्लड है, बाढ़ जो है, उसने अफेक्ट कर दिया किसको? फसलों को, नष्ट कर दिया। ठीक है, ये प्रभावित कर दिया। द लाउड म्यूजिक अफेक्टेड हर एबिलिटी टू कंसंट्रेशन, जो लाउड म्यूजिक होता है वो उसकी कंसंट्रेशन पावर को क्या कर रहा है भैया? अफेक्ट कर रहा है, मतलब कर चुका है। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, सारे में वर्ब की तरह यूज किया गया है। वो क्या करेगा? अफेक्ट की जगह इफेक्ट डाल देगा। ही इफेक्टेड, या लाउड म्यूजिक इफेक्टेड हर ऐसे करके, या स्मोकिंग अफेक्टेड हर लंग्स ऐसे करके। तो यहाँ पर अफेक्टेड आना चाहिए, वहां पर वो इफेक्टेड कर देगा। जहां इफेक्ट आना चाहिए वहां वो अफेक्ट कर देगा। यही गलती आपके एग्जाम में पूछी जाती है बस। जैसे यहाँ पर इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। अभी इसको वर्ब की तरह भी पढ़ेंगे, पहले नाउन की तरह पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ द चेंज। जब भी कोई बदलाव होता है उसका रिजल्ट आता है। जैसे मैंने कहा भैया डेली बर्गर खाने से क्या होता है? द इफेक्ट्स ऑफ अ हेल्दी डाइट्स, जो हेल्दी डाइट होती हैं उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर गुड फॉर द बॉडी। वो बॉडी के लिए कैसे होते हैं? एकदम गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। क्लियर है? बहुत शानदार। द मेडिकेशन हैड नो साइड इफेक्ट्स, जो मेडिकेशन होते हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मेडिटेशन सॉरी हाँ, मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ, ऐसा नहीं है, होते हैं, कुछ दवाइयों के नहीं होते हैं। तो इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, ये नाउन हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये भी नाउन हो गया। अब मैंने कहा कि अगर मैं इफेक्ट को वर्ब की तरह यूज करूं तो क्या इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, इसका मीनिंग हो जाता है टू इफेक्ट चेंज। इसका मीनिंग हो जाता है किसी भी चीज को लागू करना, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, लागू करना। एम्बेड इसका मतलब हो जाता है, एम्बेड का सिनोनिम हो जाता है। जैसे मैंने कहा, सैली होप्ड दैट, सैली ने होप की मतलब उम्मीद की कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वुड इफेक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे चेंज इन हर कंट्री। ठीक है,
तो उनके देश में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, चेंज, बदलाव को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। मतलब जो भी बदलाव आएंगे, जो भी चेंज होंगे, उनको क्या कर देंगे, इफेक्ट कर देंगे। टू इफेक्ट चेंज मतलब जो भी चेंज किया उसको लागू कर दिया कि भैया पहले 12-15 साल की जो है ड्यूटी हुआ करती थी, अब ये होगी 4 साल की। तो उन्होंने 4 साल की ड्यूटी को क्या कर दिया, उस चेंज को इफेक्ट कर दिया, लागू कर दिया कि आज से यही बदलाव रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है। जैसे अभी हम कहें कि अभी ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर ऑफर भी आ सकता है रक्षाबंधन पे, तो वो ऑफर कुछ टाइम के बाद होगा, फिर उसके बाद वो चेंज क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, क्लियर, लागू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर जगह ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनवलप और एनवलप में क्या फ़र्क होता है। देखो यहाँ पर एनवलप जो होता है इसमें ई नहीं है और इसमें ई है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दोनों ही वर्ब की तरह जो है यूज़ किए जाते हैं। ये भी वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है और ये नाउन है, दोनों अलग अलग हैं। ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा और ये नाउन की तरह, ठीक है। अगर एनवलप में ई नहीं लगाया आपने लास्ट में, तब तो वो हो जाती है वर्ब, और अगर आपने ई लगा दिया तब हो जाती है आपका, तब हो जाता है आपका नाउन, ठीक है। अच्छा, मीनिंग समझ लेते हैं। एनवलप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कवर करना या ढक लेना। जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी चीज़ को ऐसे करके ढक दिया चारों तरफ से, तो उसको मैंने एनवलप कर दिया, किसी भी चीज़ को ढक दिया। और अगर एनवलप लगा रहे हो, ई लगा रहे हो, तो इसका मतलब होता है एनवलप यानी कि लिफाफा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लिफाफा। यहाँ पर आप लिख लेना किसी भी चीज़ को ढकना, ठीक है, किसी भी चीज़ को ढकना, और इसका मतलब होता है लिफाफा। हिंदी में लिफाफा बोलते हैं। अ फ्लैट यूजुअली स्क्वायर पेपर, एक फ्लैट यूजुअली स्क्वायर पेपर, ज़्यादातर ऐसे स्क्वायर में होता है, ठीक है। कंटेनर फॉर अ लेटर, किसी भी एक लेटर को, किसी एक पोस्ट को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेटर कहा जाता, एनवलप कहा जाता है। इसके अंदर एक लेटर रखा जाता है। और अगर हम किसी चीज़ को ढांक देते हैं ऊपर से ऐसे करके, तो उसको कहते हैं किसी भी चीज़ को कवर करने को एनवलप। ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और ये नाउन की तरह, ठीक है। होप सो कि आपको ये भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको एनवलप दिखाई दे तो देख लेना कि उसकी स्पेलिंग में क्या फ़र्क है, और स्पेलिंग के हिसाब से आपको मीनिंग्स भी समझते चलने हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक दोनों ही इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, बट इकोनॉमी दो तरह की होती है। एक तो अपनी देश की इकोनॉमी होती है, एक खुद की इकोनॉमी होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद की इकोनॉमी से, अपनी जो है पैसे वैसे से रिलेटेड कोई बात करता है, जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं अपनी पैसों को बड़ी किफ़ायत से खर्च करना चाहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि मैं इकोनॉमिकल हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा कम है और मैं चाहता हूँ इस पैसे को मैं सेव करूँ, बचाऊँ। और कुछ लोग होते हैं हद से ज़्यादा पैसा बचाते हैं, उनको फिर माइजर कहा जाता है, कंजूस कहा जाता है। मतलब जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़रूरत होगी, सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी पैसा खर्च करेंगे, अदरवाइज वे फिजूल पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो उन लोगों को कहते हैं किफ़ायती, कि ये सोच समझ के पैसा खर्च करता है, इसको कहेंगे इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल भी एडजेक्टिव होता है और आपका इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव होता है, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जैसे आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये पैसे को देखो, सूट वूट पहने, अच्छा खासा पैसा है, हालांकि देखने में ये माइजर लग रहा है, बट आप लोग इसको रिलेट करो इकोनॉमिकल से, ठीक है। इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किफ़ायत से पैसा खर्च करता है, कम एक्सपेंडिचर करता है, मतलब कम खर्च करता है। इसके पास नॉर्मल कार होगी, हुंडई वगैरह की या होंडा की, स्विफ्ट वगैरह, और पेट्रोल की गाड़ी नहीं होगी, गैस वैस की गाड़ी होगी, ठीक है। खाना घर से लेके जाता होगा, इस तरह की, मतलब कैसा खर्च करता होगा अपने ऑफिस में, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं किफ़ायती। क्या बोलेंगे? किफ़ायती या फिर कम खर्चा करने वाला, ठीक है। इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, मितव्ययी बोल सकते हैं। मितव्ययी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कम खर्चा करता है। और एक होता है इकोनॉमिक, ये होता है अपने देश की या अपने पूरे संसार की इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी जो होती है हमारी, ठीक है, उससे रिलेटेड होती है। इकोनॉमी जो होती है हमारा पैसा वैसा पूरा देश का, कि भाई आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, व्यवस्था से संबंधित कोई ऐसी चीज है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसको हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये इकोनॉमिक इशू है, इसको सरकार को ही सौंप देते हैं, वही अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है, सरकार डिसीजन लेगी, तो इसको इकोनॉमिक कहा जाता है। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक में दोनों में फ़र्क आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक होता है डिसइंटरेस्टेड और एक होता है अनइंटरेस्टेड।
ठीक है, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में क्या फ़र्क होता है जरा हम लोग पता कर लेते हैं। मैंने कहा चलो आज एक काम करते हैं, ये वाला काम करते हैं, ठीक है, ये वाला काम करते हैं। और जो व्यक्ति को आपने बोला, जैसे ही बोलना शुरू किया उसका मुंह तभी से बन गया, यार क्या काम करने जा रहे हो यार, सोने दो ना। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि यार तूने तो पूरी बात सुनी भी नहीं कि हम करने वाले क्या है, फिर भी आपने बोल दिया। तो वो कह रहा है कि उसको सोने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके काम में आप क्या करने वाले उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप उसको बोल सकते हैं अनइंटरेस्टेड, ठीक है। तो आप उसको कहेंगे अनइंटरेस्टेड। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मान लो आपने यहाँ दो ऑप्शन रख दिए कि भैया बताओ ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है कि आप इस काम को करो या फिर ना करो, करो या ना करो। तो एक व्यक्ति होता है नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको कहोगे अनइंटरेस्टेड। एक कहता है देख लो भाई तुम जिसमें रहो उसमें, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है। तो हालांकि वो इसमें भी बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड नहीं है, वो इसमें भी बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको कहेंगे डिसइंटरेस्टेड है। मतलब इसका जो इंटरेस्ट है वो न्यूट्रल है, समझ रहे हैं, ये ना इधर है ना इधर, इस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कोई होता है एकदम स्ट्रॉन्ग जो है डिसलाइक दिखाता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नहीं मुझे ये पसंद ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है, तो उसको कहेंगे अनइंटरेस्टेड। और एक व्यक्ति होता है न्यूट्रल होता है, कर लो तो ठीक ना कर लो तो ठीक, तो उसको कहते हैं डिसइंटरेस्टेड। अभी इसको पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, देखो अच्छे से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये तो उल्टा लग गया भाई, हाँ सही है। देखो डिसइंटरेस्टेड जो होता है, डिसइंटरेस्टेड ये होता है निष्पक्ष, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक पक्ष में ना होना, इम्पार्शियल जिसको बोलते हैं। जैसे ये व्यक्ति, आप लोग बातें कर रहे हो, चर्चा चल रही है, ये व्यक्ति अपना मगन है सेल्फी लेने में, ठीक है, सेल्फी लेने में। जब आप डिसीजन ले लें तब मुझे बता देना, मैं उसी में राजी हो जाऊंगा। ऐसे करके बोलते भाई तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, जब भी पार्टी होती है तो पूछते क्या खाएगा, भाई तू जो ले ले वही मैं खा लूंगा, वो उसी में। तो इस व्यक्ति को डिसइंटरेस्टेड कहते हैं। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो लोग इससे दुखी हैं, इससे भी दुखी हैं कि यार ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है, हम इतनी खुशी से यहाँ पर आए। तो जो व्यक्ति किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है और वो इम्पार्शियल होता है, ना इधर का ना उधर का, निष्पक्ष होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है बट निष्पक्ष होता है, ऐसा भी नहीं कि वो उसको ना पसंद कर रहा हो, ऐसा नहीं होता, उस व्यक्ति को हम इम्पार्शियल या फिर डिसइंटरेस्टेड कहते हैं, याद रखना इस बात को। और एक व्यक्ति होता है पूरी तरह से बोल देता है भैया मुझे ये चीज़ पसंद है ही नहीं है, गलती से ले मत आना डोसा, मैं खाऊंगा नहीं, तुम सब लोग खा लो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे करके बोल देते हैं। तो उसको कहते हैं हम बोर्ड यार, मुझे ये मूवी पसंद नहीं आ रही, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ ही पसंद नहीं आ रही। कोई भी काम है अनइंटरेस्टेड मतलब गेटिंग बोर्ड, क्लियर है, किसी भी चीज़ से ऊब जाना। अब आती है डिलाइटफुल और डिलीशियस की बात। सोचने में देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि डिलाइट का मतलब टेस्ट से रिलेटेड होता है और कभी कभी डिलीशियस होता है। तो डिलीशियस और डिलाइटफुल थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा होते हैं। डिलाइटफुल होता है किसी भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़, एकदम एकदम लाभदायक सा, एकदम खुशी से भरा हुआ एक अच्छी चीज़ होती है। और डिलीशियस स्पेशली यूज़ किया जाता है खाने पीने की चीज़ों के लिए। हालांकि दोनों का मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, एकदम मज़ेदार, बट ये होता है किसी भी हर एक चीज़ के लिए और ये होता है खाने के लिए, स्वाद के लिए। जब स्वाद की बात करते हैं तब डिलीशियस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं वेरी प्लेजेंट। मैंने कहा ये जो कार है बहुत ही अच्छी है, एकदम डिलाइटफुल है, आज का मौसम एकदम डिलाइटफुल है, इसकी हैंड राइटिंग एकदम डिलाइटफुल है। तो किसी भी चीज़ को आप बोल सकते हैं डिलाइटफुल यानी कि वेरी प्लेजेंट। कैसे कहोगे, वेरी प्लेजेंट। और डिलीशियस क्या होता है, स्पेशली प्लेजिंग टू टेस्ट, मतलब स्पेशली टेस्ट की अगर बात करते हैं कि यार ये खाने में बड़ी ही डिलीशियस है। जैसे यहाँ पर इतनी सारी डिशेज रखी हुई हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी ने सब कुछ खा लिया, अगर यार वाह व्हाट अ वेरी डिलीशियस फूड दिस इज, ऐसे करके बोलते हैं, कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना है। देख रहे हो इस मक्खी को, मेरे पास आके बैठ रही है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंटिक्स और एंटिक्स में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा ये बड़ा एंटिक पीस है भाई साहब हमारे पूरे ग्रुप में। तो एंटिक पीस का मतलब होता है ये व्यक्ति सबको हंसाता रहता है, ठीक है। मैंने कहा तू बड़ा एंटिक पीस है, तो कुछ लोग इस एंटिक पीस को इस एंटिक पीस में लिख देते हैं। लेकिन आपको कौन सा एंटिक पीस बोलना चाहिए, अगर कोई मजाकिया है तो किसको कौन सा एंटिक बोलोगे, क्या ये एंटिक होता है या ये एंटिक होता है, ठीक है। एंटिक्स मतलब चीज़ें हो जाती हैं, एंटिक मतलब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसे ही एंटिक्स भी आपका नाउन हो जाता है। अभी ये दोनों नाउन है, बट अगर इनमें से एस हटा देंगे तो दोनों एडजेक्टिव बन जाएंगे, याद रखना इस बात का, है ना। अभी फिलहाल दोनों नाउन है, एंटिक्स और एंटिक्स। अगर एंटिक लगाओगे तो इसके आगे नाउन लगाना पड़ेगा, एंटिक पीस, एंटिक पर्सन, मतलब ये मजाकिया व्यक्ति है, ठीक है। क्या मतलब हो जाएगा, मजाकिया, इसका मतलब होता है एंटिक का मतलब मजाकिया,
ठीक है। मजाक किया। और एंटिक्स होता है, एंटिक्स क्या होता है, किसी को हंसाने के लिए, किसी व्यक्ति को हंसाने के लिए या लोगों को हंसाने के लिए जो हम एक एक्ट करते हैं, कोई एक एक्ट कर देते हैं कि हमने ऐसे करके अजीब सा मुंह बना के दिखा दिया, तो उस एक्ट को, उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटिक्स कहते हैं, कि इसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से लोगों को हंसी आ रही है। तो उन हरकतों को मजाक के लिए या हंसाने के लिए की गई हरकत, ठीक है, ध्यान से सुनना, हंसाने के लिए की गई हरकतें, की गई हरकत या हरकतें इसको बोलते हैं एंटिक्स, ठीक है। और ये जो एंटिक्स होती हैं ये होती हैं प्राचीन वस्तुएं, ठीक है, यानी कि पुरानी प्राचीन वस्तुएं। अगर कोई पुरानी एंशियंस कोई चीजें रखी हुई हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटिक्स। क्या कहते हैं उसको, एंटिक्स कहते हैं। थोड़ा सा फोटो से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इनके एग्जांपल्स भी समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो लोग हैं, दो लड़के हैं, और इन्होंने ये बंदर भालू जैसा कुछ कपड़ा पहन रखा है और लोग हंस रहे हैं। इनको देख के हंसी आती है, कुछ भी एक्ट कर देते हैं। आजकल वो आता है पांडा का, जो इंस्टाग्राम पे लोग बनाते रहते हैं रील्स वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। तो हंसाने के लिए जो भी एंटिक्स करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, उन्हीं एक्ट्स को हम लोग एंटिक्स कहते हैं। यानी कि ट्रिक्स बोल सकते हैं लोगों को हंसाने के लिए, स्पेशली हंसाने के लिए जब कोई एक्ट किया जाता है उसको एंटिक्स कहा जाता है, नाउन की तरह। और अगर इनको बोलेंगे ये एंटिक पीस है तो एंटिक वर्ड इस्तेमाल करोगे, सिर्फ इतना इतना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही एंटिक्स में देखो, यहाँ पर देखो, ये एक केतली रखी हुई है कितनी पुराने टाइम की, ये पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप कहोगे कि ये सारा का सारा सामान कैसा है, एंशियंट पीसेस ऑफ आर्ट, यानी कि एंटिक्स हैं। एंटिक्स का मतलब होता है एंशियंट पीसेस ऑफ आर्ट, मतलब पुराने प्राचीन काल की जो आर्ट की वस्तुएं थी या जो भी चीज़ें हुआ करती हैं उनको एंटिक्स कहा जाता है। बट ANTIQUES होगा और यहाँ पर ANTICS होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एंटिक्स का मतलब होता है क्वीर, मतलब मजाक या ऑड बोल सकते हैं। एवरीबडी लाफ्ड एट हिज फूलिश एंटिक्स, हर कोई हंस गया उसके एक मूर्खता भरे एंटिक्स पर, उसके मूर्खता भरे एंटिक्स पर हंस गया, सब कोई हंस गया। और एक होता है एंटिक ऑफ ओल्ड टाइम्स, ओल्ड मतलब पुराने समय की कोई चीज होती है उसको एंटिक बोला जाता है। द ट्रैवलर हैज कम फ्रॉम एंटिक लैंड ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो ट्रैवलर है वो कहाँ से आया है, एंटिक लैंड ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की एंटिक लैंड से, मतलब जमीन से, बहुत प्राचीन जगह से आया है ये व्यक्ति, ठीक है। इजिप्ट की बहुत प्राचीन जगह है इजिप्ट में, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए। समझ गए मेरे भाई? चलो, बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है हमारा 15 इंग्लिश फाउंडेशन 15। ये लाइव प्लस VOD बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश के लिए, इसमें वोकैब भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, ग्रामर भी होती है, क्लास नोट्स, प्रिंटेबल PDF सब कुछ मिलता है, डाउट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं SSC की तैयारी करने के लिए, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं एक ही जगह पर, ठीक है। तो ये आप अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं CGL के लिए 2024 के लिए, तो आप अपने दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। यहां आप लोग देख पा रहे होंगे ये बच्चा कंफ्यूज है कि एक्चुअली एक फ्लोर और ग्राउंड, इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा कि असल में ऐसे बहुत सारे वर्ड है। मैं छोटे लेवल से शुरुआत करता हूँ, हमेशा ऐसे करके लेवल वाइज आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने दो वर्ड देखे, एक फ्लोर और एक ग्राउंड, ठीक है। ये दो वर्ड है, अब दोनों का मतलब होता है जमीन। अब आपको ये पता करना है कि असल में इन दोनों का
जो है डिफरेंस क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, सबको पता होता है। और जिनको पता है वो भी समझ लेंगे, और जिनको नहीं पता है वो भी समझ लेंगे। जिनको पता है उनका कोई नुकसान नहीं है, और जिनको नहीं पता है उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। क्योंकि नाउन टॉपिक जब आप पढ़ोगे, नाउन टॉपिक, तो नाउन टॉपिक का ही ये क्वेश्चन बन जाता है। नाउन टॉपिक में क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं? तो यहाँ पर ये नाउन टॉपिक का ही क्वेश्चन बन जाता है। नाउन टॉपिक के और भी 2-4 क्वेश्चन बनेंगे इसी क्लास से, ठीक है? एक दो मैं अभी और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें कि सर ये फ्लोर क्या होता है, तो फ्लोर भी जमीन होती है और ग्राउंड भी जमीन होती है। बट दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो फ्लोर होता है वो घर के अंदर होता है। फ्लोर क्या होता है, घर के अंदर होता है, यानी कि जो घर के अंदर की जमीन होती है, जैसे चार दीवारी के अंदर है, छत के अंदर है, छत के नीचे है, तो उस फ्लोर को हमेशा आपको क्या कहना है, फ्लोर कहना है, उसको ग्राउंड नहीं बोल सकते। और जो ग्राउंड होता है वो घर के बाहर होता है। वेरी गुड, शाबाश, अभी सिंह एकदम सही बता रहा है कि जो घर के अंदर का जो जमीन होती है उस जमीन को हम लोग कहते हैं क्या, इनसाइड द हाउस। फ्लोर ऑलवेज इज इनसाइड द हाउस, हमेशा फ्लोर जो होता है वो घर के अंदर होता है, और जो ग्राउंड होता है वो घर के बाहर होता है। घर के बाहर की जमीन कैसी भी हो, कोई सी भी हो, बस घर के बाहर होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भैया ग्राउंड। तो उम्मीद है कि आपको फ्लोर और ग्राउंड में आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर होती है तो अभी समझ लो अच्छे से एक बार कि जो फ्लोर है वो घर के अंदर होता है, और जो ग्राउंड होता है वो भी जमीन होती है, बट वो घर के बाहर होती है। चलो, ऐसे ही दो वर्ड और होते हैं। एक होता है रिडल, ठीक है, कभी इसको ब्रिडल मत पढ़ लेना, है ना। ये होता है रिडल और ये होता है ब्राइडल। इसमें भी बोलना है और इसमें भी साइलेंट रखना है, ठीक है। ये होता है रिडल और ये होता है ब्राइडल। ब्राइडल और रिडल में फर्क देखो तो कुछ नहीं है, इसमें एल ई लिखा हुआ है और इसमें एल से पहले ए लगा हुआ है, बस इतना सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। तो मान लो कहीं पर ये रिडल लिखा हुआ है, तुम इसको दूल्हा बना के आ जाओ, या फिर ये ब्राइडल लिखा हुआ है, आप इसको कुछ और बोल के चले जाओ, तो गड़बड़ तो होनी है भाई। समझ गए मेरी बात? हाँ, ऐसा ही आपको करना है हमेशा। एक बार शेयर कर दो सभी लोग, है ना, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शेयर नहीं किया है। मैं भी कर देता हूं, आप लोग कर दो जल्दी से। चलो देखो, यहां पर जो रिडल वर्ड होता है, ये इसको रिडल पढ़ना है, स्पेलिंग का जरूर जरूर ध्यान रखना, जिसमें एल ई होता है लास्ट में, और जिसमें डी ए एल होता है वो ब्राइडल होता है। ब्राइडल तो आपने सुना होगा, ब्राइडल मेकअप होता है, दूल्हा दुल्हन का मेकअप होता है ब्राइडल, ठीक है। ब्राइड होता है ना दुल्हन, ग्रूम होता है दूल्हा। तो शादी से रिलेटेड जो होती है उसको हम लोग ब्राइडल कहते हैं। और जो रिडल होता है ये होता है घोड़े की जो लगाम होती है ना, घोड़े की जो लगाम होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जैसे घोड़े के मुंह पर ये जो लगा देते हैं लगाम, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हेड गियर ऑफ हॉर्स, बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर जिसको समझना है। हिंदी में जिसको समझना है वो लिख लेंगे यहाँ पर लगाम। लगाम जिसको बोलते हैं ये होता है आपका रिडल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, रिडल का मतलब होता है जो लगाम होती है घोड़े के मुंह पर लगी होती है, उस लगाम को हम लोग क्या कहते हैं, रिडल कहते हैं। और जो शादी से रिलेटेड कोई चीज होती है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ब्राइड से रिलेटेड होता है ब्राइडल, रिलेटेड टू ब्राइड और रिलेटेड टू ब्राइड ग्रूम, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो ब्राइड से संबंधित होता है उसको ब्राइडल कहा जाता है। ब्राइड आप जानते हैं दुल्हनिया और या दूल्हे राजा, इनसे रिलेटेड कोई चीज होती है ब्राइड से या ब्राइड ग्रूम से, ठीक है। ब्राइड ग्रूम तो जानते होंगे ना, ब्राइड कौन होता है, ब्राइड होता है दुल्हन, ठीक है। तो ब्राइडल मेकअप आपने सुना होगा, ब्राइडल ड्रेस सुनी होगी, है ना। हाँ, बहुत अच्छे, समझ गए। जय हिंद मेरे भाई, सभी को जय हिंद। तो यहाँ पर रिडल और ब्राइडल में आपको फर्क पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक और मजेदार सी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो है एमिग्रांट और इमिग्रांट। ये दो वर्ड में बहुत बारी कंफ्यूजन होती रहती है। इमिग्रांट में क्या फर्क होता है, एमिग्रांट में मान लो आपको पता चल भी गया, आप लोगों को ये तो पता होता है कि इमिग्रांट और एमिग्रांट जो होते हैं प्रवासी और अप्रवासी होते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि प्रवासी और अप्रवासी क्या होता है। प्रवासी
और अप्रवासी क्या होता है, ये भी तो सीखना है। जैसे मैंने कहा कि जो एमिग्रांट होता है और इमिग्रांट जो होता है, इसमें क्या फर्क होता है? तो एक वो व्यक्ति जो एक देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में सेटल होता है, अब हो सकता है वो हमारे देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा रहा हो, या हो सकता है किसी दूसरे देश को छोड़ करके हमारे देश में आ रहा हो और वो परमानेंटली सेटल होने के लिए। तो वहां पर आप लोग क्या लगाओगे? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें मीनिंग तो पता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो एमिग्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाता है रहने के लिए, और इमिग्रेंट जो होता है वो व्यक्ति होता है जो एक दो देश को छोड़ करके हमारे देश में आता है रहने के लिए। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं वन हु कम्स मतलब वहां से इधर आ रहा है, कम्स टू अनदर कंट्री मतलब हम यहां पर हैं, हमारे पास दूसरी कंट्री से कोई व्यक्ति आ रहा है। अब उसके लिए तो वो दूसरी कंट्री होगी, लेकिन हमारा देश हमारा है बट दूसरी कंट्री से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो हम उसको इमिग्रांट कहेंगे, ये बंदा इमिग्रांट है। अगर हमारे यहाँ कोई अंग्रेज आ गया तो हम उसको इमिग्रांट कहेंगे। इसको ट्रिक से कैसे याद करें ये भी बता दूंगा, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता। चलो आ गई आवाज, अभी आवाज आ गई, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। एमिग्रांट और इमिग्रांट ये दोनों वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक विदेश से आता है एक विदेश को जाता है, और इनको हिंदी में याद ना रख के हम इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में कंफ्यूजन कम होती है, हिंदी में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अब इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखो इमिग्रांट का मतलब होता है एक वो व्यक्ति जो दूसरे देश से अपने देश में आता है। अब तो इसका पहला लेटर हमने लिया आई, आई का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंडिया। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है वो मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ट्रिक से याद करेंगे इसको। और यहां पर जो एमिग्रांट है उसका हमने लिया ई, क्या लिया भाई? ई लिया। अब ई से हमने बना दिया इंग्लैंड, क्या बना दिया? इंग्लैंड बना दिया। ये इंग्लैंड है, ये इंडिया है। अब मान लो कोई भारत देश का आदमी है और वो जा रहा है अपना देश छोड़ करके इंडिया से इंग्लैंड। भाई साहब कहां जा रहा है? इंडिया से अगर इंग्लैंड, तो अगर कोई व्यक्ति है इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है तो उसको हम कहेंगे एमिग्रांट। क्या कहेंगे? एमिग्रांट कहेंगे। समझ गए मेरी बात? और अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया आ रहा है, इंग्लैंड से अगर कोई इंडिया आ रहा है, समझ रहे हो, तो उसको कहेंगे भैया वो इंडिया में आ रहा है, तो ई से तो बन गया। अगर कोई इंग्लैंड जा रहा है तो ई से बन गया एमिग्रांट, और अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो उसको इंडिया से बन जाएगा इमिग्रांट। नहीं समझे? एक बार मैं रिपीट करूंगा। अगर कोई इंग्लैंड से इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में आ रहा है मतलब हमारे देश में आ रहा है, तो वो हो जाएगा इमिग्रांट। अगर कोई इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ई मतलब इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जा रहा है, ई वाला हो गया, ई से बन जाएगा आपका एमिग्रांट। ऐसे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे तो ऐसे ही याद है अभी तक, जब से मैंने सीखा है, आज से 8 साल पहले वर्ड सीखा था, जिस तरह से मैंने सीखा था ऐसे ही याद है मुझे। तो इंग्लैंड जा रहा है तो एमिग्रांट, इंडिया में आ रहा है मतलब हमारे यहाँ आ रहा है कोई रहने के लिए, तो इमिग्रांट। बात खत्म, बस सिंपल सी बात है। समझ गए? चलो, तो ये एमिग्रांट और इमिग्रांट का फर्क आपको पता होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं डेजर्ट और डेजर्ट की। देखो डेजर्ट भी एक वर्ड होता है DESERT, और एक डेजर्ट वर्ड होता है DESSERT। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते रहते हैं ना। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है, सबको पता है कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है। ये इसका मतलब होता है रेगिस्तान। क्या मतलब होता है मेरे भाई? इसका मतलब रेगिस्तान होता है। अब ये जो रेगिस्तान होता है, लेकिन तब जब आप इसको नाउन की तरह यूज करोगे। अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाता है किसी जगह को छोड़ देना। ठीक है, टू लीव, है ना, छोड़ देना, किसी जगह को छोड़ देना। आप ऐसे करके लिख लेना, छोड़ देना, लीव कर देना, है ना, क्विट कर देना। चलो मैंने अपनी जगह को छोड़ दिया, मैं अपने देश को छोड़ आया, या मैं बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, तो इसको डेजर्ट बोलते हैं। और ये जब इसमें 2 एस लगा देते हैं, बाकी कुछ है नहीं है। देखो यहाँ पर एस है और यहाँ पर डबल एस है, बस इतना ही तो है। फिर भी इसमें कन्फ्यूजन कैसे हो जाती है? ये जो डेजर्ट होता है ये होता है कुछ मीठा, मीठा बोल सकते हैं या फिर मिठाई बोल सकते हैं। और ये वो मिठाई होती है, आप लोगों को पता ही है, कुछ मीठा हम लोग जब खाने के बाद खाते हैं, आपने सुना होगा कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, है ना, स्वीट डिश। वेरी गुड। तो डेजर्ट हो जाएगा आपका रेगिस्तान, और डेजर्ट हो जाएगा आपका स्वीट डिश, यानी कि एक मिठाई होती है, एक मीठा जो होता है खाने के बाद हम लोग खाते हैं। दोनों तरीके से मैंने यूज करके यहाँ पर दिखा दिया है। अगर आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो एन एरिया वेयर देयर इज लिटिल रेन, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पानी वानी नहीं होता, रेत ही रेत होता है। और अगर आप वर्ब की तरह इस वर्ड को यूज करते हो तो इसका मतलब हो जाता है टू लीव समवन, किसी व्यक्ति को छोड़ देना। और अगर आप डेजर्ट यूज करते हैं तो ये आपका फेवरेट, मैंने यहाँ पर रेड वेलवेट रखा है, ठीक है, जिसको भी पसंद है खा लीजिएगा। हाँ, और सभी लोग क्लास में आते ही अपनी प्रेजेंट लगा दिया करो यार। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो की, ये गलत बात है ना। और जो लोग नए हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज क्लास ऐसे ही चलती है, और रात को 10 बजे भी आपको क्लास मिलेगी, है ना। डेली क्लास मिलती है रात को 10 बजे, और डेली क्लास मिलती है सुबह 9 बजे। चलो, अच्छा, आप लोगों ने ये वर्ड सुना है ड्यूअल और ड्यूएल? ड्यूअल और ड्यूएल, क्या फर्क होता है दोनों में, जरा बता सकता है कोई? चलो, डुअल और डुएल में क्या फर्क होता है, एकदम बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। देखो, ये जो डुअल होता है ना, ये होता है दो मतलब किसी भी चीज के 2 हिस्से होते हैं। जैसे मैंने कहा डुअल चार्जर, डुअल सिम वाला फोन, समझ रहे हो। डुअल, तो डुअल का मतलब होता है 2। डुअल जो होता है वो 2 से रिलेटेड होता है। और डुएल जो होता है ये होता है द्वंद्व युद्ध जिसको बोलते हैं, वो डुएल होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ, देखो प्रैक्टिकली समझ में आता है आप लोगों को। प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे अगर हम बात करें डुएल की और डुएल की, दोनों में क्या फर्क होता है, तो ये जो डुएल होता है वो होता है 2, यानी कि डुएल मीन्स होता है 2, यानी कि 2 चीज है, डबल है या फिर ड्यू है। जैसे एक व्यक्ति ये है और एक ये है, तो ये डुअल बोलेंगे, मतलब 2 चीज होनी चाहिए, बस पेयर बोल सकते हैं। किसी भी चीज के अंदर 2 चीजें हैं तो उसको आप डुअल बोलोगे। और अगर आपने कहा कि डुएल कर दिया, यहां पर ई है देखो जरा, और यहां पर ए है, दोनों में फर्क है। ये होता है एक, जब 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, या तो हाथों से युद्ध होता है या तलवारों से या गन से, 2 लोगों के बीच में। जैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, एक लड़ाई हो रही है, उसको डुएल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं द्वंद्व युद्ध। क्या बोलते हैं? द्वंद्व युद्ध कहते हैं इसको, द्वंद्व युद्ध। यानी कि एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, चाहे अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन्स यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड्स, या तो 2 लोग हैं गन्स लेकर के लड़ रहे हैं, या फिर स्वॉर्ड्स तलवार लेकर के लड़ रहे हैं, या हाथों से भी लड़ रहे होते हैं, तब भी द्वंद्व युद्ध होता है। और ये होता है विद 2 पार्ट्स। किसी भी चीज के जब 2 पार्ट्स होते हैं तो उसको डुअल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा पार्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। हैप्पी नाग पंचमी गाइज, वाह, कौन कौन नाग है यहाँ पर? बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताना जल्दी से फटाफट। विशाल, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा, अपोजिट और अपोजिट क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार जो है क्लास में बता रखा है, क्लास में डेली में बता देता हूं इन दोनों में क्या फर्क होता है। देखो, अगर हम वर्ड की बात करें तो होमोनियम्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। होमोनियम्स क्या होते हैं या फिर होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स जो होते हैं, या फिर आप होमोनियम्स बोल सकते हैं, ठीक है। होमोफोन्स या होमोनियम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड लगभग सिमिलर होता है,
यानी कि प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग सिमिलर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। बट हम हर एक वर्ड को जो है होमोफोन्स इसलिए नहीं कहते कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका साउंड अलग हो जाता है बट उनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लगभग लगभग। तो या तो उनकी स्पेलिंग एक जैसी होगी तो कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर उनका साउंड एक जैसा होता है तो भी कंफ्यूज कर देते हैं। और कभी कभी दोनों चीजें लगभग लगभग सिमिलर होती हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो आप इसको अपोजिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको अपोजिट, और इसको पढ़ते हैं ऑपोजिट, क्या पढ़ते हैं इसको ऑपोजिट, ऑपोजिट और अपोजिट, ऑपोजिट अपोजिट, ठीक है। और फर्क क्या है दोनों की स्पेलिंग में, यहाँ पर ओ है यहाँ पर ए है, तो कंफ्यूजन तो बनती है ना भाई, है ना, कंफ्यूजन तो बनती है। तो यहाँ पर ये जो अपोजिट है इसका मतलब होता है उचित, क्या मतलब होता है इसका, उचित होता है। और ये जो अपोजिट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विपरीत, क्या मतलब होता है इसका, विपरीत होता है। यानी कि जस्ट उल्टा, किसी के जस्ट सामने अगर कोई चीज होती है तो उसको विपरीत कहा जाता है। तो ऑपोजिट और अपोजिट मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करता हूं एक बार फिर से। चलो देखो, जैसे अगर यहाँ फोटो देखोगे तो ये जो व्यक्ति है ये कह रहा है भाई तुम हमारे साथ आ जाओ हमारी कंपनी में। उसने कहा भाई मैं क्यों, मैं ही क्यों, कोई और क्यों, क्योंकि तुम हमारी कंपनी के लिए अपोजिट हो। हमारी कंपनी में एक जगह खाली है जिसके लिए आप एकदम सूटेबल हो, परफेक्ट हो। अगर हम आपको इसमें ऐड कर देंगे तो ये एकदम कंप्लीट बन जाएगी, एकदम पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाएगा। तो ये चीज जो है इस चीज के लिए एकदम क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब एकदम प्रॉपर है, ठीक है, क्या है, एकदम प्रॉपर है। तो ये चीज एकदम प्रॉपर है, ये इसमें फिट हो जाएगी तुरंत, है ना, ऐसे ही। और ऑपोजिट तो जानते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ऑपोजिट हो गया इन फ्रंट ऑफ या फिर कंट्ररी, कंट्ररी मतलब विरोध में, विरोध में, ठीक है, विरोधी बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। एक ही कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है एक्साइट और इनसाइट की। देखो एक्साइट और इनसाइट में क्या फर्क होता है, बहुत सिंपल सा फर्क होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। जैसे मान लो आपको किसी ने उकसा दिया। अब दो तरह के उकसाना होता है। देखो एक्साइट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, किसी को थोड़ा सा और उत्तेजित कर देना। लेकिन एक होता है नेगेटिव सेंस में और एक होता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे मैंने कहा कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये देख रहे हो इसे, ऐसे करके आप कर रहे हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ा ना होता है, तुम्हें जॉब लेनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें ये करना होगा। तो मैंने तुम्हें क्या किया है, मैंने तुम्हें एक्साइट किया है। मैंने कहा यार तुम थोड़ा सा एनर्जेटिक रहा करो ना, थोड़ा पॉजिटिव रहा करो ना, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से लिया करो ना, ऐसे क्यों आलस सा फैला रखा है। तो मैंने आपको एक्साइट कर दिया है। जब हम किसी व्यक्ति को किसी खुशी के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए उकसा देते हैं तो उसको उकसाना नहीं बोलेंगे, उसको कहते हैं उत्तेजित करना। किसी अच्छे काम के लिए हम किसी को उत्तेजित कर देना। टू अरोज यानी कि किसी की फीलिंग्स को जगाना, और हैप्पीनेस की फीलिंग्स। मैंने कहा तुम अगर उदास हो तो मैंने बोला कि भाई तुम थोड़ा सा अच्छे से रहा करो। तो इस व्यक्ति को क्या किया गया है, एक्साइट किया गया है। ये कह रहा है कि चलो यस अब मैं बहुत अच्छे से कुछ करूंगा। तो हमने इस व्यक्ति को क्या कर दिया भाई, एक्साइट कर दिया। टू एक्साइट ये दोनों ही वर्ब होती है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है, दोनों को वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। एक्साइट होता है पॉजिटिवली, जब हम किसी को एक्साइट करते हैं कि भाई चल तुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा ये। और इनसाइट होता है किसी को गलत काम के लिए उकसाना। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे ये भाई साहब और ये भाई साहब, इन दोनों के पैर अगर देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि ये लड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिस तरह से ये डर के खड़े हुए सामने। बट इनके जो पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है, ये दोनों इनको भड़का रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कुछ भी गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना, कुछ भी गलत काम करने के लिए किसी को भड़काना, यही होता है इंसाइट करना। टू अरोज अनप्लेजेंट और वायलेंट फीलिंग्स, किसी के अंदर की वायलेंट फीलिंग्स को या अनप्लेजेंट फीलिंग्स को जगाना कि भाई बता तेरे से ऐसे कह दिया। अगर किसी कोई सामने आपके कुछ बोल के चला जाए, आप उसको भड़का, ओहो शिट तेरे से ऐसे बोल दिया इसने, है तू इस लायक है, तेरे से ऐसे बोल दिया। तो अब आप वहां पर क्या करोगे, आप बोलोगे कि यहाँ पर मुझे इसने क्या कर दिया, इंसाइट कर दिया है। क्या कर दिया, इंसाइट कर दिया। तो ये व्यक्ति इसको इंसाइट कर रहा है और इसको एक्साइट किया गया है कुछ भी अच्छा करने के लिए। उम्मीद है कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। एक बार सभी लोग कमेंट में लिख देना, क्या जो भी मैं समझा रहा हूं अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसे ही चलना चाहिए या कुछ बदलाव चाहिए आप लोगों को, बताओ फटाफट से। कुछ समझ में आ रहा है सब कुछ, एक
एक एक चीज, नोटबुक साथ लेके बैठना। अगर किसी ने भी इस क्लास में नोटबुक नहीं ली तो एक तो मेरी तरफ से तुम सब लोगों को मैं क्या ही कर सकता हूं यार, एक तो कैमरे में हो, तुम ऑफलाइन आओ किसी दिन, फिर बताता हूं। दूसरी चीज, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आपने इसको आज ऐसे ही जाने दिया। इस क्लास को जो कुछ भी सीख रहे हो आज इस क्लास से, इसको आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है? हाँ, नोट डाउन करते चलो। और इनके जो डिफरेंसेस हैं, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सेम डिफरेंस के साथ में, मीनिंग्स के साथ में। हिंदी मीनिंग नहीं है, हिंदी मीनिंग मैं आप लोगों को साथ के साथ बताते जा रहा हूं, ठीक है? इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को उत्तेजित करना अच्छे काम के लिए, उत्तेजित करना, ठीक है? और इसका मतलब होता है भड़काना या उकसाना। इसका मतलब होता है भड़काना या उकसाना। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, बोर और बोर आ गया। देखो भाई, बोर और बोर, अभी इसमें एनिमेशन ही नहीं आता तो दिखाई देता हूं सब कुछ। बोर और बोर में क्या फर्क होता है जरा सुन लेते हैं। BOAR, ये तो बोर होता है आपका नाउन, इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं और इसका मतलब होता है सुअर यानी कि पिग, ठीक है? सुअर होता है। और स्पेशली आप कहोगे कि सर पिग में और बोर में क्या फर्क होता है, तो आप बोल सकते हैं बोर जो होता है वो बेबी पिग होता है, मतलब बच्चे को यहाँ तक है जो बोलते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो इन दोनों को, तो बोर जो होता है वो सुअर का जो बच्चा होता है उसको बोर कहते हैं। वैसे दोनों ही, पिग भी और बोर भी, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। आप इसको भी सुअर बोल सकते हो, इसको भी सुअर बोल सकते हो, ठीक है? और बोर जो होता है, देखो इसमें BOAR है और इसमें BORE है। ये बोर क्या होता है? ये बोर जो होती है वो बियर की सेकंड फॉर्म होती है। बियर की क्या होती है? सेकंड फॉर्म। और जिसका मीनिंग क्या होता है, बियर का मतलब क्या होता है? बियर के भी कई सारे मीनिंग होते हैं। एक तो बियर को अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है सहन करना। क्या करना मेरे भाई? सहन करना, किसी भी चीज को बियर करना, ठीक है? एक होता है किसी को जन्म देना, ठीक है? जन्म देना भी होता है बियर का मतलब, ठीक है? कुछ पैदा करना, जन्म देना या पैदा करना, टू प्रोड्यूस, ठीक है? ये भी दो मीनिंग होते हैं वर्ब की तरह। और अगर आप इस बियर को नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं तो भालू होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है? तो ये जो बोर है मेरे प्यारे साथियों, ये बोर जो है, इस बच्चे को देखो, इस माता ने जन्म दिया है। इसके पीछे एक और फोटो लगा हुआ है, वो इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें एनिमेशन लग पाया गलती से, तो इसी के चक्कर में वो दब गया नीचे। तो आप देख पा रहे होंगे, सहन करना, सहन करना हो सकता है इसका मतलब बोर का, या फिर किसी को जन्म देना। यहाँ पर लिखा हुआ है टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस, दोनों मीनिंग होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ बियर। बियर सेकंड फॉर्म ऑफ बियर। और बियर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, बियर को नाउन की तरह यूज करोगे तो भालू होता है, और बियर को अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो सहन करना, टॉलरेट करना, और एक होता है पैदा करना, प्रोड्यूस करना। और एक बियर ये होता है, वो आप लोगों का अलग होता है, ठीक है? वो आप लोगों की पार्टी का इंतजाम होता है बियर, ठीक है? तो वो बियर अलग होता है। समझ गए मेरी बात? और ये बोर जो होता है ये होता है आपका सुअर। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सभी को? बियर, बोर और बोर, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बता देना मेरे भाई। ये जो बोर है ये बियर की सेकंड फॉर्म होती है, और ये जो बोर है ये पिग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, होड और होड। इनमें भी क्या फर्क होता है जरा इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे दो तरह के होड वर्ड होते हैं, इसको भी होड पढ़ते हैं, इसको भी होड पढ़ते हैं। अब होड और होड में क्या फर्क होता है इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर देखोगे HOARD है और यहां पर HORDE है। दोनों में क्या फर्क होता है? HOARD में और HORDE में, दोनों में फर्क होता है भाई साहब, जमीन आसमान का फर्क होता है। साउंड जो है वो सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, लगभग सेम है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट फिर भी इसमें दोनों में फर्क होता है। अब फर्क क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर जो होड होता है मेरे भाई, ठीक है, दोनों ही वर्ब की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर सॉरी, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी जगह किसी चीज को छुपा करके रख लेते हैं किसी एक सीक्रेट जगह पर, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में प्याज बहुत महंगा हो गया, तो उसका एक रीजन होता है। जैसे मान लो कोई चीज मार्केट में महंगी हो जाती है तो उसका एक रीजन होता है, पता है क्या? अगर कोई चीज मार्केट में महंगी हो जाती है तो उसका एक रीजन होता है, वो उस चीज को बहुत बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं या बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो उस चीज को पहले से ही खरीद के रख लेते हैं और उसको तब तक रखा रहने देते हैं जब तक कि मार्केट में उस चीज की शॉर्टेज ना हो जाए।
ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो होल्ड करके रख लेते हैं, मतलब एक सीक्रेट प्लेस पे। ये इलीगल होता है वैसे कि किसी भी चीज को आप होल्ड करके नहीं रख सकते, मार्केट में चल रहा है तो चलने दो, इसको सामान को ऐसे रख नहीं सकते, लेकिन वो लोग कर लेते हैं ऐसे। तो आपने छुपा करके किसी चीज को रख लिया, आप देख रहे होंगे कि इनके पास पैसा बहुत है, बट एक जगह पर रखा हुआ है, ऐसे छुपा करके रखा, देखो ढेर सारा पैसा, सोना, इतना सब कुछ है, ड्रैगन ड्रैगन देखो, तो एक सीक्रेट प्लेस पर इतना सारा पैसा रखा हुआ, और दुनिया में पैसे की कमी है, यहाँ पर देखो सोना कितना है, लोगों के पास सोने की कमी है। तो इसका मतलब होता है टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। होर्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को एकत्रित कर लेना, या फिर किसी एक गुप्त रूप से इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा कर लेना, एक जगह पर एक गुप्त रूप से किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, आपने स्टोर कर लिया है, ठीक है, तो इसको कहते हैं होर्ड। और ये जो होर्ड होता है HORDE, होर्ड, ये होता है कुछ लोगों का एक छोटा सा, मतलब छोटा सा नहीं, बड़ा सा, मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी लोग लड़ने जाते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अभी यहाँ पर तो एक छोटा सा ही ग्रुप दिख रहा है, 4-5 लोग, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, होर्ड, होर्ड करके। तो आप इसको बोल सकते हैं भीड़, आप इसको क्या बोल सकते हैं, होर्ड को बोल सकते हैं भीड़। आपने सुना होगा ग्रुप ऑफ, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जिसमें बहुत सारे होर्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, क्राउड जिसको बोलते हैं। तो होर्ड होता है बहुत बड़ी भीड़, यानी कि इसको आप नाउन की तरह यूज करोगे, और इस वर्ड को आप वर्ब की तरह यूज करोगे। इसका मतलब होता है एक सीक्रेट प्लेस पर किसी भी चीज को जमा करके रख लेना, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक वर्ड होता है ह्यूमन और एक होता है ह्यूमेन। अब ह्यूमन और ह्यूमन में क्या फर्क होता है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। देखो ह्यूमन और ह्यूमन में थोड़ा सा ही फर्क होता है। यहाँ पर ह्यूमन लिखा हुआ है, अब मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, या मान लो ऐसे लिखना हो आपने ऐसे लिख दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। एक सिर्फ ई का ही तो फर्क है, यहाँ पर दोनों स्पेलिंग्स में सिर्फ और सिर्फ ई का फर्क है। इसको ह्यूमन पढ़ते हैं और इसको ह्यूमन पढ़ते हैं, समझ गए। अब दोनों में फर्क क्या है देख लो। ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है जिसका हिंदी में मतलब होता है मानव, ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन कौन होते हैं, मानव होते हैं। या फिर रिलेटेड टू ह्यूमन बोल सकते हैं, रिलेटेड टू मैन बोल सकते हैं, यानी कि मानव कहाँ से बने, कैसे बने। जैसे ये मानव है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये इंसान है, तो इंसान को हम ह्यूमन कहते हैं। रिलेटेड टू मैन, रिलेटिंग टू मैन, ठीक है, या रिलेटेड टू मैन। और ह्यूमन जो होता है वो होता है एकदम दयालु व्यक्ति। क्या होता है, दयालु, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है दयालु। इसको आप कैसे यूज करोगे, एडजेक्टिव। मैंने कहा ही इज ह्यूमन, ही इज ह्यूमन मतलब ये दयालु व्यक्ति है, और मैंने कहा ही इज ह्यूमन तो सबको पता है वो ह्यूमन ही होएगा। भाई ही लगा दिया तो मानव के लिए तो लगता है ही कभी जानवर के लिए थोड़ा ना लगेगा। तो ह्यूमन जो होता है इसका मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु, एक ऐसा व्यक्ति जो काइंड है, एकदम सीधा साधा है। देखो इस व्यक्ति को, ये जो मैडम है इस जानवर को कितने प्यार से जो है मतलब ऐसे से कर रही हैं, इसका मतलब है ये एकदम काइंड पर्सन है। कैसी हैं, काइंड है, और ये ह्यूमन है, तो आप इससे ऐसे करके समझ सकते हैं। बाकी चलो फ्लेयर और फ्लेयर में क्या फर्क होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। जरा देखिए, ये जो फ्लेयर होता है FLAIR, फ्लेयर, इसका मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी। क्या होता है मेरे भाई, नेचुरल एबिलिटी। सर ये नेचुरल एबिलिटी मतलब समझे नहीं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कला है, कोई ऐसी एबिलिटी है जो शुरू से ही है, नेचर ने आपको दे रखी है, मतलब जैसे जब से आप पैदा हुए हो और थोड़े से बड़े होते ही आप वो काम करना सीखे। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी जीभ को नाक से लगा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उल्टे चल लेते हैं, कुछ लोग होते, तो उल्टे चलना तो खैर ये डेवलप की जाती है, लेकिन नेचुरल एबिलिटी मतलब कुछ लोगों को सिंगिंग जो होती है शुरू से ही आ जाती है। कुछ लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं बड़े होने के बाद 40 साल के, लेकिन आ नहीं पा रही है। तो जिनके अंदर एबिलिटी है, जैसे ये बच्ची है ये सिंगिंग कर रही है, अभी से सिंगर देखो कितने अच्छे अच्छे निकल के आ रहे हैं, डांसर कितने अच्छे अच्छे से निकल के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे है ना, 5-5, 10-10 साल के, उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है कुछ। और फ्लेयर का मतलब क्या होता है, ये बहुत थोड़ा सा शानदार वर्ड है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। फ्लेयर जो होता है इसको आप वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह, जिसका मतलब होता है भड़कना। क्या होता है, भड़कना। नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। नाउन की तरह अगर आप इसको यूज करोगे तो इसको बोलते हैं चमक, है ना, एकदम दमक बोलते हैं, दमक या चमक ऐसे करके। और
इसको अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब बोलते हैं भड़कना या धधकना। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो कहीं पर आग लग गई, कहीं पर आग लग गई। अब आग लगने के बाद जो उसकी लपटें निकलती है ना, लपटें, जैसे कि यहाँ पर आग लग गई, अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सूरज है, तो सूरज की जो आग होती है वो क्या होती है, एकदम धधक रही होती है। ऐसी कोई बिल्डिंग चल रही है तो वहां पर जो आग की जो है ना, आग की लपटें निकलती है, मतलब आग धधक रही है। और एक होता है एकदम चमकदार सी, एकदम क्या है, चमक है, दमक है। तो कोई भी चीज एकदम बहुत अच्छे से चमक रही है, दमक रही है, जैसे किसी की बिल्डिंग सज गई अच्छे से कि भैया चलो अब राम बारात निकलेगी, राम बारात में जो है जनकपुरी सज गई है ना, या फिर महल सज गया, तो वो जो है चमक मार रहा दूसरे से एकदम भव्यता से, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, फ्लेयर, मतलब चमक दमक नाउन की तरह, और चमकना दमकना फ्लेयर वर्ब की तरह, दोनों तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, आपको नीचे मीनिंग भी लिख रखा है, अ बस्ट ऑफ फ्लेम। फ्लेम मतलब आग और बस्ट मतलब फटना। आग का धधकना, आग का फटना, ये होता है फ्लेयर। याद रखना FLARE, और यहां पर है FLAIR। और ये फ्लेयर पेन भी आता है, एक फ्लेयर कंपनी का पेन आता है। ठीक है, इसको भी आप पेन से रिलेट कर सकते हैं कि ये जो फ्लेयर कंपनी का पेन आता है, इस पेन से वही लोग लिखते हैं जिनके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। याद करने के लिए तो आपको कुछ भी करना पड़े। अब बात आती है, यहां पर 3 वर्ड हैं, एक है एंश्योर, एक है इंश्योर, और एक है एश्योर। इसमें अगर आप देखोगे तो श्योर जो वर्ड है, श्योर, ये 4 लेटर, ये तो सब में सेम है। ठीक है, बस यहां पर EN लगा दिया है, यहां पर IN लगा दिया है, यहां पर AS लगा दिया। अब इन तीनों में क्या फर्क होता है जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सुन लो सभी लोग, यहां पर जो एंश्योर होगा, एंश्योर का मतलब होता है टू एंश्योर समवन, किसी को सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या कर देना भाई, किसी को सुनिश्चित करना या निश्चित कर देना। मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें सुनिश्चित कर देता हूं कि आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा, आपको सुनिश्चित कर दिया जा रहा है कि सर मुझे आप इंग्लिश पढ़ा दो, क्या मैं आपका बैच लेता हूं तो मुझे इंग्लिश समझ में आ जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई, आई एंश्योर्ड यू, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको एंश्योर कर दिया। मैंने कहा कि तुम मुझे एंश्योर करो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आपने कहा सर यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, और इंश्योर जानते हो, इंश्योर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बीमा करना, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेना कि यार कहीं आगे भविष्य में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसके लिए हम इसको इंश्योर कर देते हैं। मतलब अगर ऐसा होगा तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योर मतलब होता है बीमा करना। इंश्योरेंस आपने सुना होगा, इंश्योरेंस नाउन होता है, इंश्योर वर्ब होती है। और एश्योर होता है किसी को तसल्ली देना। क्या करना? किसी को तसल्ली देना कि भाई कुछ गलत हो गया है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, तसल्ली देना। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी को दिलासा देना। मैंने कहा भाई चल तुम्हारे साथ जो भी कुछ गलत हुआ है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तसल्ली दे रहा हूँ, है ना। ही एश्योरिंग मी, ऐसे करके बोलते, ही इज एश्योरिंग मी, मुझे वो तसल्ली दे रहा है ना। और किसी को तसल्ली दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टेंशन मतलब बढ़िया है, सब होगा सब होगा, ऐसे करके किसी को बोलते हैं तो उसको एश्योर करना बोलते हैं कि चलो ये व्यक्ति इसको एश्योर कर रहा है। ठीक है, तो एश्योर, इंश्योर और एश्योर। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, जरा चेक कर लेते हैं। देखो फोटो से समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है टू मेक श्योर, जब हम किसी को श्योर कर देते हैं। ये कह रहा है एंश्योर दैट इट डज नॉट हैपन अगेन, मुझे एश्योर करो कि ये दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये एंश्योर कर दिया है। तो अब इससे कोई गलती हो गई होगी, अब ये इनको एंश्योर कर रहे हैं कि चलो ठीक है इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं होगी। ये टीचर से लग रहे हैं, ये बच्चा से लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो टू मेक श्योर। एक होता है इंश्योर, जैसे ये कार है, ये कार है, कार कहीं में ठुक गई, टकरा गई, अब ये भाई साहब इंश्योरेंस वाले आ गए कि क्या क्या कमियां हुई, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करा रखा था कार का, इसीलिए इसने अपनी गाड़ी को इंश्योर कर दिया था पहले, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। अपनी गाड़ी को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि चलो अगर इन फ्यूचर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इंश्योरेंस करा लेते हैं इसका, है ना। तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क इज कॉल्ड इंश्योर समथिंग और समवन। क्लियर। एक एश्योर होता है, एश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, किसी को तसल्ली देना। जैसे यहाँ पर एश्योर लिखा है, ये एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, अब ये जरूर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में होगा और ये ज्यादा थोड़ा सा पावरफुल होगा इस टाइम पे इसकी। तो ये कह रहा है टू मेक सर्टेन ऑफ, किसी भी चीज के बारे में सर्टेन कि यार मेरी एक कार हो, ये क्या आप ढूंढ के ला दोगे? तो ये पुलिस वाले उनको दिलासा दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, हम कर देंगे ऐसा, है ना। तो ऐसे करके क्या कहते हैं,
क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये इनको एश्योर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी मिल जाएगी, जैसे करके बोलता है ना, हाँ ठीक है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप जा रहे हो तो आप प्रॉब्लम है, आपने कहा सर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। तो ये आपको तसल्ली दे दी, आपको दिलासा दे दी इन्होंने। तो उम्मीद है कि आपको तीनों वर्ड्स प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होना चाहिए बस, बढ़िया से। अब आगे चलते हैं, एक और वर्ड होता है डिफ्यूज और एक होता है डिफ्यूज। दोनों में क्या फर्क होता है जरा चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर जो डिफ्यूज लिखा हुआ है DEFUSE, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, और यहां पर जो डिफ्यूज लिखा हुआ है DIFFUSE, ये इसको भी वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, और नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। अब जरा सुन लेते हैं इसको, वैसे नाउन की तरह यूज करेंगे तो डिफ्यूजन करना पड़ेगा, तो अभी नाउन मत लिखो इसको। डिफ्यूज का मतलब होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो वैसे डिफ्यूज का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है किसी भी तरह से किसी टेंशन को कम करना। जैसे मान लो यहाँ पर बॉम्ब रख गया कोई, तो एक तो बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला आएगा कि भैया इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, तो डिफ्यूज द बॉम्ब मतलब बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। लेकिन उस डिफ्यूज का एक्चुअल मीनिंग क्या है हिंदी में? वो होता है एक टेंशन को कम करना, एक तनाव को कम करना। जैसे मान लो बॉम्ब रखा है, अभी वो फटने वाला है बट अभी फटा नहीं है, तो सब लोगों को टेंशन हो जाएगी। अब उस टेंशन को कम करने के लिए उस बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाना चाहिए, और जैसे ही बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाएगा तो बॉम्ब तो डिफ्यूज हो जाएगी, साथ के साथ लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जो बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है वो भी डिफ्यूज यही है, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो तनाव को कम करना होता है। इसका हिंदी में जो मतलब बोलते हैं तनाव कम करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, तनाव कम करना, ठीक है। हाँ, और ये जो डिफ्यूज होता है इसको बोलते हैं स्प्रेड आउट। या तो आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव या फिर विखराव, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। फैलाव या विखराव इसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब किसी भी चीज का विघटन जो होता है, विघटन जिसको बोलते हैं फैलाव, है ना। फैलाव करना, विखराव करना, ये फैलाव या विखराव करना ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। और अगर आप इसको नाउन की तरह यूज कर लेते हैं डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब हो जाता है फैलाव या विखराव। जैसे मान लो आपके घर में सारा का सारा सामान ऐसे फैला हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे हु डिफ्यूज्ड दीज थिंग्स, ऐसे करके। देखो यहाँ पर देख रहे होंगे ये किरणें निकल रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं ये डिफ्यूज हो रही हैं सारी की सारी, है ना, चीजें ऐसे करके डिफ्यूज हो रही हैं, फैल रही हैं, स्प्रेड आउट। क्लियर है? और ये आपको पता ही है बॉम्ब को डिफ्यूज करना, जैसे मान लो ये तार कटते ही क्या हो जाएगा, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, लोगों का तनाव कम हो जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। सभी लोग सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, लाइक कर दो, सभी लोग लाइक कर दो। लाइक करने से आपकी प्रेजेंट लग जाती है, आप लोग भूल जाते हो, अपनी क्लास में तो आ जाते हो, प्रेजेंट नहीं लगाते हो, गलत बात है, एकदम गलत बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक होता है डिफेस और एक होता है इफेस। दोनों को लगभग थोड़ा सा मीनिंग भी इनका मिलता जुलता से होता है, बट थोड़ा में डिफरेंस दोनों में एकदम एक्चुअल होता है। देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर फेस से पहले डी लगा हुआ है, इधर फेस से पहले ई और एफ लगा हुआ है, ठीक है। और डिफेस और इफेस दोनों ही वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। दोनों में क्या फर्क होता है जरा चेक कर लेते हैं। देखो डिफेस का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब करना। क्या करना मेरे भाई? इसका मतलब होता है खराब करना, या फिर आप बोल सकते हैं बिगाड़ना। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा, ठीक है। खराब करना किसी भी चीज को या फिर बिगाड़ना, ये होता है डिफेस का मतलब। इफेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त कर देना, किसी भी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना, समाप्त करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं तो उसको कहेंगे क्या? इफेस। और अगर आप उस चीज को खराब कर देते हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको खराब कर दे रहे हैं, जैसा वो पहले था आपने वैसा उसको नहीं छोड़ा है, उसको खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है, तो आप आपने उसको डिफेस कर दिया। देखो मैं यहाँ पर आपको फोटो से सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो देखा, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो व्यक्ति है या तो ये साफ सुथरे कोई इंसान है या फिर इनका ये फोटो है, और हमने इस फोटो को क्या कर दिया? खराब कर दिया। देखो यहाँ से खराब कर दिया, इधर से ऐसे खराब कर दिया, इधर से ऐसे खराब कर दिया, ये मूछें बना दी ऐसे करके। कुछ लोगों की मूछें बना देते हैं लोग, जैसे पेन से किसी की मूछ बना दी या कुछ कर दिया, है ना, ऐसे करके। तो इसको भी क्या कहते हैं? डिफेस करते हैं। मान लो किसी के फेस पर किसी ने एसिड फेंक दिया, है ना, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं इस वर्ड को याद रखने की। मान लो एसिड फेंक दिया किसी के फेस पर,
और किसी के फेस को हमने डिफेस कर दिया, किसी के फेस पर एसिड फेंक के उसका जो फेस है पहले जैसा तो नहीं रहेगा, खराब हो गया, अब उसको हमने क्या कर दिया, डिफेस कर दिया। ठीक है, तो फेस को डिफेस कर दिया, किसी के फेस को डिफेस कर दिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं, मतलब हमने उसको डिसफिगर कर दिया। क्या कर दिया है, डिसफिगर का मतलब है कि जो फिगर पहले जैसा था वो वैसा नहीं रहा, उसको खराब कर दिया है। जैसे ये पहले जो फिगर था, जो पहले जो चेहरा था, उस फिगर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, वो वाला फिगर मत समझना। ठीक है, तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो होता है उसको पहले जैसा ना छोड़ना, उसको खराब कर देना, उसको बिगाड़ देना, ये होता है डिसफिगर करना और डिफेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे गए एग्जामिनेशंस में। ठीक है, इफेस देख रहे होंगे, यहां से यहां तक सब कुछ येलो येलो है, और ये जो वाइफर आता है इसने ऐसे करके लिया और ऐसे करके साफ कर दिया। तो यहाँ पर कोई चीज खराब नहीं की है, इसने पूरा का पूरा ही साफ कर दिया है। और इसको थोड़ी देर इधर उधर और चला दोगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड वाइप आउट। वाइप आउट मीन्स कि सब कुछ समाप्त कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो इसको पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं, खराब कर दूं, तो ये मैंने डिफेस कर दिया, और इसको मैं पूरी तरह से ऐसे कर दूं, समाप्त, वाइप आउट, तो ये हो गया आपका इफेस। क्लियर। अब आता है एक और इंटरेस्टिंग पेयर, तो नहीं बोलेंगे, 3 वर्ड हैं यहाँ पर, एक है अडप्ट, एक है अडेप्ट, और ये बहुत अल्टीमेट और मजेदार वर्ड हैं, और इनको अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे आप इनको, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। ना तो आप उसको भूलोगे जो वर्ड मैंने पहले कराए हैं, इसको भी कभी नहीं भूलोगे। अगर आज के बाद आप इनको भूल गए तो आप बोलना कि अनिल जादव सर बिल्कुल भी अच्छे से वो कैब याद नहीं कराते हैं। और अगर आज से ये वर्ड याद हो गए, और इससे पहले भी जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, जैसे इमिग्रांट और एमिग्रांट, जैसे मैंने बताया है वैसे याद रख लेना। अगर जीवन भर कभी भी भूल जाओ, जीवन में कभी भी, तो मेरा नाम बदल देना, टेंशन मत लो। कभी नहीं भूलोगे इमिग्रांट और एमिग्रांट को, और ऐसे ही अडप्ट, अडेप्ट और अडप्ट को भी नहीं भूलोगे। देखो भाई साहब, कैसे याद करना है। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि एकदम चतुर, चालाक। ठीक है, चतुर लिख लो, अभी फिलहाल चतुर लिख लो हिंदी में। और अडॉप्ट होता है किसी भी चीज को गोद लेना, ठीक है, जो कि कॉमन वर्ड होता है, इसको तो सब लोग जानते हैं, अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, ये सबको पता होता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन होती है अडॉप्ट में और अडेप्ट में। ठीक है, ये अडेप्ट है, ई लगा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ई लगा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ है। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये जो होता है इसका मतलब होता है अनुकूल। क्या मतलब होता है इसका, अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल मतलब फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जिधर का है उधर का ही, आप इसके आगे लिख लो फेवरेबल। अनुकूल मतलब होता है फेवरेबल। जैसे मैंने कहा कि इधर की हवा चल रही है और आप भी इधर जा रहे हो, तो आप हवा के अनुकूल जा रहे हो, मतलब एकदम फेवर में जा रहे हो, जिधर की हवा है उधर ही आप जा रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं अनुकूल या अडप्ट। एक होता है अडेप्ट, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, देखो ये तो याद करने वाला वर्ड है नहीं, ये तो सबको याद होता है। ADOPT, ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट करना, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, मैंने किसी चीज को अडॉप्ट कर लिया, है ना। तो किसी भी चीज को अडॉप्ट करना, विशाल गोस्वामी और सिद्धार्थ, शिवी, विकास दुबे, बहुत अच्छे। तो ये तो सबको पता होता है। अब इन दोनों को याद करना है। देखो इसमें से ई, इसमें ई है और यहां पर ए है, बस यही तो 2 चीजें हैं। इसमें से ई को बाहर निकालो और इसमें ए को बाहर निकालो। ठीक है भाई, ए का हिंदी में जो साउंड निकलता है वो क्या निकलता है, अ। और ई क्या होता है, ई तो आप जानते हैं, ई से बन गया एक्सपर्ट। ई जो है एक लेटर है, ई से बन गया एक्सपर्ट, मतलब जहां पर अडेप्ट में ई है, जिसमें ई है उससे बन जाता है एक्सपर्ट। ठीक है, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, चतुर, चालाक, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो अडेप्ट मतलब ई, ई मतलब एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब चतुर। यहां पर ए है, ए का जो साउंड होता है वो अ होता है, अ से बन जाता है अनुकूल यानी कि फेवरेबल। ठीक है, चेंजिंग अकॉर्डिंगली, टू चेंज अकॉर्डिंगली मतलब किसी भी चीज के अनुसार अगर आप चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बताना सभी लोग, क्या आप लोग इसको इस तरह से याद रख पाओगे। अडॉप्ट तो याद होता ही है कॉमनली सबको, क्योंकि इसका मतलब गोद लेना होता है। जिसमें ई है, ई का मतलब हो जाएगा एक्सपर्ट, और जिसमें ए है, ए का साउंड होता है अ, और अ से बन जाएगा अनुकूल, अनुकूल होता है फेवरेबल। ठीक है, टू चेंज अकॉर्डिंगली, किसी भी चीज के अनुसार जब आप बदल जाते हैं उसको कहते हैं अडप्ट। क्लियर है। अब इसके थोड़े से पिक्चर से भी समझने की कोशिश करेंगे, पिक्चर तो इसमें नहीं है,
पिक्चर इसमें नहीं है, आज की क्लास खत्म भी हो चली। देखो इसका एक्सपर्ट होता है, इसको बोलते हैं टू एक्सेप्ट किसी भी चीज़ को, और इसका मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली। क्लियर है? होप सो कि आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो एक दो काम है जो आप लोगों को करने हैं। किसी को भी अगर पेड बैच ज्वाइन करना है जिसमें अगर फाउंडेशन क्लासेस आपको लेनी है, कि आप चाहते हैं कि सर मैं सब चीज़ एक करके सीख जाऊं A to Z, तो आप लोग क्या करोगे, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई साहब, हर एक व्यक्ति, जिससे आपको इस क्लास की PDF और हर क्लास की PDF नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहता है। और चैनल पर जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतना दुलार देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्या नाम है आपका? काजेश राज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से कुछ बढ़िया सा लेकर के। उम्मीद है कि आपको आज बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। बाय बाय। बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी कंप्लीट इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है हमारा 15 इंग्लिश फाउंडेशन 15। ये लाइव प्लस VOD बैच है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश के लिए, इसमें वोकैब भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, ग्रामर भी होती है, क्लास नोट्स, प्रिंटेबल PDF सब कुछ मिलता है, डाउट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं SSC की तैयारी करने के लिए, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है एक ही जगह पर। ठीक है, तो ये आप अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं CGL के लिए 2024 के लिए, तो आप अपने दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।